संविधान, देखो भारत का संविधान बहुत लंबा है और बहुत कठोर है और बहुत आगे है। ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 301। देखो भारत के संविधान की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के संविधान की विशेषताओं से संबंधित सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, है ना, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। भारत का संविधान कैसा है? लचीला है या फिर कठोर है? तो गुरुजी भारत का संविधान थोड़ा लचीला है और थोड़ा कठोर भी है। कुछ कुछ जगहों पर कठोर भी है, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए हमें संसद के अंदर जो बिल पारित करते हैं, कई बार आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति लेनी पड़ती है, वो कठोर प्रावधान लागू किए हुए तो कठोर है, और कहीं कहीं पे लचीला भी है। ठीक है, ओके। तो यहाँ याद रखना, ये मॉरिस जोन्स का कथन दिया हुआ है कि भारत का संविधान बहुत लंबा है, बहुत कठोर है, बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे। तो बहुत लंबा और बहुत कठोर है वो मॉरिस जोन्स ने कहा। मॉरिस जोन्स ने कहा था। भारत की संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष नहीं बल्कि उपाध्यक्ष पूछ रहे हैं। अध्यक्ष तो सबको पता है, लेकिन उपाध्यक्ष जो याद करके जाएगा वो प्रश्न गलत नहीं करेगा। एच.सी. मुखर्जी है यहाँ पर, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी याद करना। आज और कल 2 दिन अगर कोई माइंड मैप यूट्यूब और टेलीग्राम से जुड़ गया, मां सरस्वती साक्षी है, 80 से 90 प्रश्न से करवा दूंगा। पहले का थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, नन्हे मुन्ने लाले नहीं हो तुम, सब पढ़ा हुआ है। 2 दिन में एकदम डायरेक्शन दे दूंगा शेप में, 80 से 90 प्रश्न से करा दूंगा। सिर्फ 2 दिन मेरे साथ जुड़ना, आज और कल, आज और कल। टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों सब्सक्राइब होने चाहिए। ऐसी ऐसी पीडीएफ देने वाला हूं तुम सोच भी नहीं सकते। टाइम पर दिया हुआ है ना, चीजें काम आती है, पहले दी हुई काम की नहीं है। 1946 की अंतरिम सरकार में जो वित्त विभाग किसके पास, देखो अंतरिम सरकार जब हमारी बनी थी तो नेहरू जी इसके हेड थे। नेहरू इसके क्या थे? हेड थे। अंतरिम सरकार, भाई अंग्रेजों ने कहा कि आपकी जो है वो ठीक है संविधान बनेगा, अंतरिम सरकार भी बनी थी, तो अंतरिम सरकार के हेड नेहरू जी थे। उस विभाग के अंदर यहाँ पर कहा जाए वित्त विभाग लियाकत अली खान के पास में था, वित्त विभाग। एक आपका प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री वाला पटवारी में प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट शिक्षा मंत्री, और इसमें भी जो है वो शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना, ये बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, जिन्ना की तरह नहीं थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये पटवारी में पूछा था, ठीक है। ये इंडिया पॉलिटी के 5 में से 5 क्वेश्चन सही करेंगे। उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। अध्यक्ष राजेंद्र बाबू। अब आगे देखो कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? हम 26 जनवरी को क्या हो चुके थे? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ कि 26 जनवरी जब भारत एक हम जो है भारत का संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया था, तो भारत के अंदर कैसी स्थिति हो चुकी थी? हालांकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 304 के अंदर बताओ, क्या भारत गुलाम था, लोकतंत्र गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य था? हमारे पास सॉवरेंटी थी, हमारे पास संप्रभुता हमें सौंपी जा चुकी थी, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। परंतु पंथ निरपेक्ष नहीं कहेंगे क्योंकि ये 1976 के अंदर बना, वो अपने शब्द को उस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया था। समाजवादी शब्द भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन, 42वां जो संशोधन लाया गया था, 42वां संशोधन लाया गया था 1976 के अंदर, तब हमने ये शब्द शामिल किए थे। लेकिन शब्द जो पहला दिख रहा है ना, संप्रभुता, संपूर्ण संप्रभुता, संपूर्ण संप्रभुता का मतलब है कि हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं था, हम आजाद हो चुके थे। वॉइस मिसमैच हो रही क्या है? मेरा वॉइस ठीक है? सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करके बताओ, सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करके बताओ, वॉइस ओके है क्या? बेटा सही तो है बेटा, यूं दिक्कत ना करो तुम लोग। ओके तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मेरे भाई प्यारे साथियों, संपूर्ण संप्रभुत्व बन गए थे 26 जनवरी को, जब हमारा संविधान लागू होते ही हमारे ऊपर हमारे पास सॉवरेंटी यानी प्रभुता संप्रभुता हमारे पास आ गई थी, हम किसी देश के गुलाम नहीं थे। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जब आप पढ़ते हो ना, तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके सभी नागरिकों को इस तरह से लिखा हुआ है, उसमें पंथ निरपेक्षता भी वर्तमान में लिखा हुआ है, लेकिन संघ शब्द कहीं पर भी लिखा हुआ प्रस्तावना के अंदर नहीं है। तो तुम लोगों को प्रस्तावना है वो कम से कम याद रहनी चाहिए, प्रस्तावना कम से कम याद रहनी चाहिए। इसके लिए तो थोड़ा सा 1 सेकंड ध्यान देना कि मैं आप लोगों को प्रियम्बल रटाई देता हूं 1 सेकंड के अंदर। प्रियम्बल इन हिंदी, तो प्रियम्बल इन हिंदी ये रही। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो ये देखो, इसको अच्छे से रखो, बिठाओ दिमाग के अंदर। इसी में से एक प्रश्न पक्का आपके पूछा जाएगा, तो यहां पर ये पूछा जा रहा है, ध्यान देना इसको, बहुत बढ़िया है। ये लो नेट से लिया, सीधा डाउनलोड किया, प्रस्तावना से सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही बात है, उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही बात है। इसे उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया था नेहरू का, उसे ही इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये आपका 13 दिसंबर को तो लाया गया प्रस्ताव 1946, और इसे 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया गया था, और यह था नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। क्या था? नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। और ये बाद में क्या बन गया था? भारत की प्रस्तावना बन गया था, ठीक है। और प्रस्तावना के अंदर भारत के जो है संविधान का जो मोटो है वो बताया गया है। तो ये जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत आपके 1976 में जोड़े गए थे। तो ये बढ़िया प्रश्न सीधे सीधे आएंगे। तो क्या है यहाँ पर? न्याय बताया गया है, धर्म के बारे में बताया, स्वतंत्रता है और समानता है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता है। और 26 नवंबर को हमने मिति माघ 6 शुक्ल सप्तमी को हमने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। आपकी 6 पारी में एक प्रश्न हर पारी में इसमें से आएगा, हर पारी में एक प्रश्न इसमें से आएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। ओके, तो ये प्रस्तावना के बारे में संघीय शब्द कहीं भी नहीं है, ठीक है। भारत के संविधान की जो उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? स्वतंत्रता हमारे यहां पर देखो,
विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, लेकिन नैतिक प्रकार की स्वतंत्रता कहीं पर भी नहीं है। थोड़ा सा प्रस्तावना को 2 बार बोल लेना, 2 बार बोलने से तुम्हारा दिमाग हैबिचुअल हो जाएगा कि भाई इस प्रकार की स्वतंत्रता है, इस प्रकार का न्याय है, इस प्रकार की समानता की बात हो रही है। दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अरे भाई घर में देखो ना, बुजुर्ग जो हमारी दादी नानी है वो गीता जी का अध्याय करते रहते हैं, 18 अध्याय उनको कंठस्थ है। उनको पूछ लेना कि गीता जी के अंदर ये अध्याय के बारे में बताया, वो कहेगी नहीं इसमें से कोई नहीं, ये कथन गलत करो, वो भी बता देते हैं। तो वो भाई बहुत कम पढ़े लिखे हैं तो वो भी कर लेते हैं, तो तुम तो बहुत होशियार हो। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें नैतिक प्रकार की कहीं स्वतंत्रता नहीं है। न्याय है 3 प्रकार का, धर्म है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म नहीं, हम यहाँ बात करेंगे न्याय की बात हो रही है। स्वतंत्रता में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, समानता में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इतना तो करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान है। प्रस्तावना से एक प्रश्न आएगा, लास्ट वाला कि कब लागू किया गया, एक वो, और एक 76वें जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंदर आपके कौन से शब्द जोड़े गए थे, वो प्रश्न सीधा सा पूछ लेंगे कि भाई ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द है वो कब जोड़े गए थे। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द आपके 42वें संशोधन के तहत जुड़े। एक प्रश्न ये आएगा तुम्हारे पेपर में। एक 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। हो सकता है कि एक पारी में दोनों प्रश्न आ जाए, क्योंकि ऐसा सीईटी के अंदर हो चुका है। ठीक है, अच्छा आज इंडिया आ रहा है कि वियतनाम से क्लास देख रहा हूँ, शाबाश बेटा। एक थोड़े दिन पहले एक बच्चे ने मुझे भेजा था कि वो सऊदी अरब था, वहां से तो स्वदेश है, और उससे ऊपर से सरकारी नौकरी। बच्चे लोग आजादी चाहते हैं। फोटो ले लो, देखो पहले पढ़ा है इंपोर्टेंट नहीं, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ाना वो इंपोर्टेंट है, उसमें सब कुछ आना चाहिए। उद्देश्य का उत्कृष्ट गद्य काव्य है और ये परिपूर्णता की तस्वीर है। ये कथन किसका है? हालांकि थोड़ा कठिन प्रश्न है, ये पंडित ठाकुरदास भार्गव का कथन है, जिन्होंने ठाकुरदास भार्गव की हम बात करें तो प्रस्तावना को इन्होंने क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा। ठाकुरदास भार्गव। अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, वो अलग है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम कौन सा है? हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। देखो ऐसा बनाने के लिए इसको थोड़ा सा यहां ले आते हैं आगे। इसमें देखो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अखंडता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है प्रस्तावना का। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के परिणाम स्वरूप निम्न में से 3 शब्द संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए। ये तुम्हारे पेपर की 6 पारी में छप चुका है क्वेश्चन। अब ये पहली पारी वालों को मैं पेपर ही तो बता रहा हूं, और क्या बता रहा हूं। ये 5 में से 5 क्वेश्चन सही करने अपने को। 3 शब्द कौन से जोड़े गए थे? हम बात करें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ए ऑप्शन इसके अंदर 309 के अंदर समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द थोड़ा नीचे है, आप देखोगे अखंडता शब्द नीचे है और समाजवादी पंथ निरपेक्ष ये बाद में जोड़े गए थे 1976 के अंदर। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में क्या है, लोकतंत्र भी है और साथ में भारत एक गणराज्य भी है। तो भारत गणराज्य भी है और लोकतंत्र भी है, इसका मतलब क्या हुआ? दिए गए कथन के अंदर संघ का मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी आपके जो 18 वर्ष से ऊपर वाले हैं उनकी विद्यमानता। राष्ट्रपति एक लोकप्रिय निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है और उसके बाद भारत में संसद सर्वोच्च है। तो गणतंत्र की जब भी बात है तो राष्ट्रपति की बात आएगी। याद रखना, गणतंत्र का हेड राष्ट्रपति होता है और वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है। ये प्रश्न आता है कि इसका क्या है, इलेक्टोरल जो मंडल होता है, निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सारे सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति में केवल और केवल निर्वाचित शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति अभी हुआ इलेक्शन, तो जो 15वें बढ़ गए हैं राधाकृष्णन जी, तो उनके निर्वाचन में संसद के सारे सदस्य शामिल थे। ठीक है, हाँ, उपराष्ट्रपति में सारे चलेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के अंदर केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। तो मेरे भाई राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ये लोकतंत्र गणराज्य का हेड है, ये वंशानुगत पद नहीं है, इसलिए भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। दिमाग में बिठा लो भैया अच्छे से, प्रश्न आएगा। अगला, उद्देशिका में शामिल जो स्वतंत्रता है उसमें क्या शामिल नहीं है? स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना सबकी स्वतंत्रता है, लेकिन एक है जो है आपकी आजीविका की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये मूल अधिकार के अंदर अनुच्छेद 19(1) के अंदर, मूल अधिकार के अंदर जो है वहां पर 6 स्वतंत्रताएं शामिल कर दी गई हैं। कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6 स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, और उस अनुच्छेद 19 के अंदर आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल की गई हैं, और उनमें आजीविका का, व्यवसाय का, बिजनेस का, भ्रमण का, वाद विवाद का, बोलने का, सबका अधिकार है, पेपर सॉल्यूशन कराने का भी अधिकार है। सो दैट्स व्हाई मेरे पास सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, कोर्ट है मेरे पास, तो मैं किसी से डरता नहीं। मैं हूं या कोई भी हो इसकी अभिव्यक्ति दबाई नहीं जा सकती। ठीक है, विदाउट एनी एक्ट। ये समझो इस चीज को, इसके पीछे कारण होता है, इसलिए मैं बेखौफ होकर चलता हूं, समझे? तो यहां पर यह प्रश्न सही है। आगे देखो, आजीविका तो उसमें आ गया। निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? भारतीय संविधान के जितने भी उद्देश्य है ना, भारतीय संविधान के जितने भी उद्देश्य है वो नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल है। और नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो वो आपके 13 दिसंबर को लाया गया और 22 दिसंबर 1947 को पारित किया गया। तो तुम लोगों को पढ़ाई कठिन तो नहीं लग रही? एक बार कमेंट कर दो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुरुजी मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है, नहीं आ रही है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है ना, उसमें हम भारत के लोग, भारत को क्या बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, लोगों को ऐसी न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, समानता मिले। हमारे संविधान का उद्देश्य इसके अंदर है, ये बात है। सब आनंद आ रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक प्रश्न है कि मूलभूत अधिकार इसमें है लोक कल्याणकारी राज्य की बात है। लोक कल्याणकारी राज्य कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य भी है। तो भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, ये बात संविधान में कहां लिखी हुई है? ऐसा करना चाहिए, है ना? इसमें क्या है? चाहिए, क्या करना चाहिए स्टेट को? आदेश नहीं है बल्कि निर्देश है। और निर्देश की जब बात है तो नीति निर्देशक तत्व है संविधान के भाग 4 के अंदर। और ये तो बाध्यकारी है भाई, ये तो प्राप्त करने ही है, ये तो बाध्य है, ये जनता को मिलने ही चाहिए। नहीं मिले तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, लखनऊ के लाडे, सीधी सी बात है। तो फंडामेंटल राइट क्या है?
वो बाध्यकारी है, जनता प्राप्त करेगी उनको, लेकिन कर्तव्य भी है उनके साथ। निदेशक है वो सरकार के लिए निर्देश है, प्रस्तावना में उद्देश्य है संविधान का। आई बात समझ में ना? हाँ। और ये जो संसद है ना तुम्हारी जो दिख रही है, यही तो संविधान सभा थी पहले, यही तो क्या थी? संविधान सभा थी। बाद में आजादी के बाद क्या बन गई? संसद बन गई। किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है? जानने की कुंजी है, ये किसने कहा था? शुरू मजबूरी में किए थे, मजा आ रहा है क्योंकि माइंड मैप मिल गया है। वाह, पहले कहीं और भटक गए थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। माइंड मैप आ गया ना, क्यों चिंता करते? कोई ना कोई तो होना चाहिए मार्केट के अंदर तगड़ा वाला, जो बढ़िया दिन रात एक करे बच्चों के लिए। सर हकीकत बता रहा हूँ, पिछले 25 दिन से पेरेंट्स से बात नहीं की कॉल पे, बस इसी पे लगा हुआ। अब 21 तारीख के बाद में बात करूंगा, ठीक है? घर परिवार सब कुछ छोड़ रखा है इसके लिए। तो प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा था? अर्नेस्ट बैकर ने कहा था। हालांकि ये तुम्हारे नहीं आएंगे, ठीक है? तुम्हारे नहीं आएंगे, थोड़ा लेवल का प्रश्न मैंने जानबूझ के डाला है। अर्नेस्ट बैकर ने कहा तुम्हारे नहीं आएंगे, फोर्थ ग्रेड में एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संघ के अवशिष्ट शक्तियां निहित करके, संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? हमने संघ की जो अवशिष्ट शक्तियां, रेस्ट ऑफ द जितने भी पावर हैं, अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो संसद के पास में, संघ के पास में है, संसद के पास में। ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि भाई अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास में, तो संघवाद की प्रणाली हमने कहां से अपना दी? भाई संघवाद की प्रणाली हमने कनाडा से अपनाई है। हाँ, संघवाद की प्रणाली हमने कनाडा से अपनाई है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की, आज तो क्वेश्चन हैं और कल इतने शॉर्ट नोट्स लेके आने वाला हूं, इतने शॉर्ट्स कि मेरी उस 5-7 घंटे की क्लास से क्वेश्चन आ जाएंगे सेम टू सेम। और आज और कल वाली दोनों क्लास मिक्स करके जिसने अटेंड कर ली, शॉर्ट नोट्स प्लस क्वेश्चन देख लिए, 80 प्लस क्वेश्चन से करके आएगा, 80 से 90 भी हो सकते हैं। तो पूरा प्लान पैक है, कल 5 घंटे और तैयार रहना सुबह। तो थ्योरिकल और वेरी शॉर्ट में आज क्वेश्चन है, वहां तो आज भी नहीं जाएंगे। संविधान की कौन सी अनुसूची है? वो पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। पंचायतों की शक्तियों से संबंधित हम बात करें, पंचायतों के अंदर आपकी 11वीं अनुसूची, 11वीं और एक है 12वीं। 12वीं है वो नगरीय निकायों से संबंधित है, 12वीं है वो आपकी नगर निकाय से संबंधित है, और 11वीं पंचायतों से है। 10वीं है तो जनता, जो नेता लोग दल बदलते हैं ना, उनके ऊपर रोक लगाने के लिए तो दल बदल हो गया। ये आप लोगों को थोड़ा सा इसके अंदर याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ जी, अगला प्रश्न बताओ। तो पंचायतों से 11वीं अनुसूची याद रहेगा ना सबको? क्वेश्चन नंबर 315। भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? देखो ध्यान देना, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है? तो भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व है, और 4 क है, ये 4 है बेटा, ये क्या है? ये 4 है, रोमन में लिखा हुआ है, गलती मत करना। और 4 क के अंदर क्या है? ये 4 समझो रही, कई सारे 55,000 पॉट ग्रेड बनाने, इसलिए इस लेवल पे जाके पढ़ना पड़ेगा मेरे को। 54, ये 4 क है, तो इसमें मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य। और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 क के अंदर। और ये संविधान के कौन से अनुच्छेद हो गए? आपके 36 से, अनुच्छेद 36 से 51 तक के अनुच्छेद। तो मेरे भाई ये तो आप लोगों को याद रखना है। और भाग 3 के अंदर क्या है? मूल अधिकार है। अब इसमें से एक प्रश्न पक्का आएगा। मूल अधिकार आपके भाग 3 के अंदर है, याद रखिएगा। और मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद के अंदर है, 12 से 35 तक के अंदर। 12 से 35 भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है, और 4 क के अंदर मूल कर्तव्य है। ये 3 प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है, आपके हर पारी में छपेंगे, दिमाग में बिठा लीजिए भैया, है ना? याद कर लो रे, था लोगों ने हाथ जोड़ो, याद कर लो। आगे बढ़ो। संविधान में कौन सा भाग है वो आपके पंचायतों से संबंधित है? भाग जो आपका 9 है संविधान का, भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों से संबंधित भाग 9 ए है, दिए गए में से भाग 9 कह सकते हो आप, भाग 9 कहोगे संविधान के भाग 9 के अंतर्गत। और उसके अंदर अलग अनुच्छेद 243 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 317 जो है वो आपके भाग 9 है, वो आपका पंचायतों से बात करता है। और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है अनुच्छेद 40। हाँ, अनुच्छेद 40 इसमें लिख देता हूं मैं। इसमें जो अनुच्छेद 41 है ना, वो है पंचायतों से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, पंचायतों से संबंधित भाग 9। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो, विषयों का जो बंटवारा है वो किस अनुसूची में है? विषयों की बात करें या हम बात करें शक्तियों का जो बंटवारा है, विषयों का जो बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची, ये 7वीं अनुसूची में, 7वीं। बहुत प्यारा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, मोस्ट है 7वीं अनुसूची। अगला देखो, भारतीय संघ व्यवस्था के अंदर जो आपकी अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हमने कनाडा के संघवाद से प्रेरित होकर के अपनाई है। अवशिष्ट शक्तियां, बची हुई शक्तियां संसद के पास, संसद उसके ऊपर कानून बना सकती है। तो इसको आप कर लीजिएगा भैया, संसद। क्या करोगे? संसद इसका सही उत्तर है। भारत में किस संवैधानिक संशोधन में नव पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की? भारत में किस संवैधानिक संशोधन ने नव पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की? भारत में पंचायती राज अधिनियम लाया गया, पंचायती राज अधिनियम। आज निर्वाचन आयोग के एक नए हेड बन गए हैं, जिसका शॉर्ट्स मैं अभी अपलोड कर रहा हूं थोड़ी देर में, ठीक है? यहाँ लाइव में खड़ा 5 बजे। पंचायती राज अधिनियम जो नए निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं, ठीक है ना, आपके मधुकर गुप्ता की जगह। कौन से क्रम के बने हैं? 8वें बने हैं। पूरी जानकारी A to Z दी निर्वाचन के संबंध में, देख लेना, रट लेना, प्रश्न आ ही जाएगा। चलो, क्या एक बंदे ने बड़ा भेज दिया टीम मेंबर ने, और मैं क्लास में आ गया था, आज शॉर्ट्स अपलोड करना था, कर नहीं पाया। तुम लोगों की इजाजत हो तो लाइव क्लास में खड़ा खड़ा अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि फोन से ही अपलोड होता है, ऐसे टेक्निकल टीम से नहीं होता है, मैं कर ही देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर जो आंसर है आपका, पंचायतों की जब भी बात हो 73 बार, नगरों की बात हो नगरीय स्थानीय शासन, नगरीय शासन, नगरीय स्थानीय शासन, तो नगरीय स्थानीय शासन में 74 बार। तो पंचायती राज जो अधिनियम है, पंचायती राज अधिनियम 1992 का है, 1992 का पंचायती राज अधिनियम है, जिसके भाग 9 के अंतर्गत, ठीक है,
ये आपके कहा है ग्राम पंचायतों के बारे में 29 विषय है। हालांकि हमें और ज्यादा गहरे में जाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। ये मधुकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 2022 से 2025 था। निर्वाचन आयोग के वे प्रश्न जो बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद चलो भाई याद कर लो, ठीक है। अपलोड कर देता हूँ। राजस्थान के पहले निर्वाचन आयोग, प्रथम निर्वाचन आयोग कौन थे बताओ? जिनका कार्यकाल 1992 से 2000 था, यानी 6 वर्ष, और बाद में ये दूसरे आयोग से 5 वर्ष। हाँ, राजेश्वर सिंह 8वें बने हैं, आज ही आएगा प्रश्न। चलो इसे अपलोड करते हैं। अगला प्रश्न, भाग 9 कब जोड़ा गया बताओ? नौ क जुड़ा गया ना, 9 क है तो 74 है। आज वाले वीडियो से ये सारा, आज वाले शॉर्ट से सारा है ना मसला सही हो जाएगा। चलो मैं एक शॉर्ट्स अपलोड कर देता हूँ बेटा। 9 क है नगरीय निकाय से संबंधित है, 9 है वो स्थानीय निकाय से संबंधित है, दोनों में अंतर है, समझा करो उसको। आज का शॉर्ट्स आपके 10-2 मिनट में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ये कर दिया भाई। क्या मैं अकेला काम करने वाला, कई सारी जिम्मेदारी होती है, इसमें जिम्मेदारी को पूरा करना पड़ता है। एक बार तुम लोग तब तक शेयर कर दो भाई। अब मैं नॉन स्टॉप चलूंगा इंडिया पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी में खत्म करने जा रहा हूँ बस। फिर करंट अफेयर्स, कंप्यूटर साइंस वो भी तो पढ़ना है ना तुमको। हाँ जी, शॉर्ट्स अपलोड हो गया है। अरे रीजनिंग नहीं है तुम्हारे, मैथ है खाली। शॉर्ट्स गया, ठीक है। माइंड मैप के नाम के तुम लोग भी इंस्टाग्राम पेज बना लो, वहां पर मेरे शॉर्ट्स की कॉपी कर सकते हो। यूट्यूब पे ना बड़े बड़े वीडियो कॉपी मत करो, छोटी छोटी क्लिप निकाल लिया करो, पैसे आएंगे 5-10 हज़ार महीने के। एज इट इज कॉपी सेव देते हो, गलत बात है ना। बच्चे भ्रमित होते हैं। छोटी छोटी क्लिप, मदन सर ने क्या बताई कट ऑफ, मदन सर ने कैसे पेपर का लेवल क्या बताया, अपलोड कर दो, आधा घंटा मिले तो दिन भर में। महीने 5-7 हज़ार कमा लिया करो यूट्यूब से। मैं तो चाहूँ तो महीने के 5 लाख रुपया यूट्यूब से कमा सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। विद्यार्थियों के लिए जब पढ़ते हैं तो एड ऑन करना थोड़ा मेरे लिए ठीक नहीं लगता मुझे, तो मैंने एड ऑफ कर रखी है, पैसे नहीं कमाता मैं यूट्यूब से। बाकी वर्तमान व्यूज रोज के 20 से 25 लाख है, इसलिए बंद करके तो एक शॉर्ट्स अपलोड करना था, इसलिए थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, नॉन स्टॉप कंटिन्यूस, ठीक है। तो तुम्हारी पढ़ाई का काम था और याद आ गया मुझे। चलो अगला प्रश्न, इसी के आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर आपका 321 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 321 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखो इसमें तो 9 भाग 9 और इसमें हो गया भाग 9 क। अब ये पंचायतों से संबंधित है और ये नगरीय निकाय से संबंधित है, बस थोड़ा सा अंतर है, दिमाग में बिठा लेना इसको, अनुच्छेद वही है। अगला देखो, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें से कौन सर्वोच्च है? देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछ लेंगे आपके अंदर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंदर सबसे ऊंचा कौन है? संविधान है या सर्वोच्च न्यायालय है? बाकी सब चीजें तो गौण हो गई। तो सबसे ऊपर कौन होता है भाई? संविधान होता है, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा होता है अपना? सीधी सी बात है, संविधान है। सबसे ऊपर अपना संविधान है, सारी शक्तियों का स्रोत ही यही है। और न्यायालय क्या करता है? अच्छा एक प्रश्न ये आता है कि संविधान की रक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो संविधान की जो रक्षा है वो आपके सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, न्यायालयों के द्वारा जारी की, मतलब ठीक है, रिट जारी करके अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और आप कहोगे कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ओके ओके, बस शॉर्ट्स मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। 2025 राजस्थान करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपके पेपर में बार-बार पूछा जाएगा, याद करिएगा। राजस्थान के 8वें और नए निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं डॉक्टर राजेश्वर सिंह। ये मधुकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 2022 से। इसमें मैंने बहुत इंफॉर्मेशन दी है, एग्जाम में राजस्थान पॉलिटी का प्रश्न है और तुम्हारे पूछा जाएगा, ठीक है भाई। ओके, इसको देख लेना बाद में, या अभी 1 सेकंड के लिए थोड़ा थोड़ा जाके देख आ सकते हो, तुरंत शॉर्ट ही वहीं पे। इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? हम बात करें संविधान की रक्षा न्यायालय करता है। आगे देखो, भारत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है ना। सुप्रीम कोर्ट है वो आपकी जांच करता है, किसके कानूनों की? आपके संसद के कानूनों की। और वे विधि के अगर खिलाफ पाए जाए तो उन्हें निरस्त भी कर सकता है। ये भारत और अमेरिका दोनों के अंदर है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक जांच का है आपका विषय, ध्यान रखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन। अगला देखिएगा, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारत का जो संघ की हमने प्रणाली है, जहां पर संघवाद के अंदर हमने कनाडा से अपनाया, जहां पर राज्यों प्लस जो केंद्र, राज्य प्लस केंद्र, सीधी सी बात है, राज्य प्लस केंद्र मिलकर चलते हैं, वो संघवाद कहलाता है। भारत ने संवर्ती सूची की संकल्पना कहां से अपनाई है? सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आएगा, संवर्ती सूची हमने कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाई है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया, कंगारुओं से हमने संवर्ती सूची अपनाई है, कंगारुओं से संवर्ती सूची अपनाई है। अमेरिका का पूछे तो ये मूल अधिकार है, अमेरिका से पूछे तो आप लोग मूल अधिकार के बारे में याद रखना। नीति निदेशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? हमें राजनीतिक सत्ता कहां से प्राप्त होती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, व्हाट्सएप कर दे, कोई क्वेश्चन पूछे अभी क्लास में नहीं, उल्टा उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कांस्टेबल वाले, बताओ।
बता दो फटाफट। इस प्रश्न में यह पूछा है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है, राजनीतिक सत्ता है जो सरकार है वो अस्तित्व में कहां से आती है। ये सरकार की अगर हम बात करें तो वो जनता के थ्रू आएगी, है ना, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मत करना, ठीक है, इसमें जनता आएगी, लोगों का, लोगों के द्वारा। कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता का एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? भारत में संसदीय सरकार है, बिल्कुल है, हमने ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया है, सही है। अध्यक्ष सरकार भारत के अंदर नहीं आते, अध्यक्ष सरकार कहां पर है? अमेरिका के अंदर है, ठीक है, यूएसए में है अध्यक्ष सरकार। स्वतंत्र न्यायपालिका भारत के अंदर है, और इस प्रकार से राइट आंसर अध्यक्षीय सरकार हो गया। स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में है, संघात्मक सरकार भी है, केंद्र राज्य मिलकर चलते हैं, संसदात्मक शासन भी है। तो संसदीय वेस्टमिंस्टर मॉडल, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार, ये अखिल भारतीय सेवाएं, ये आपके भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। सीधा सीधा प्रश्न पेपर में छपेगा। आगे देखो, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार का मतलब क्या हुआ? संसदीय प्रणाली की सरकार का मतलब यह हुआ कि यह उत्तरदायी सरकार है। कैसी है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, संसद का जो निचला सदन है उसके प्रति लोकसभा जवाबदेह है, उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जवाबदेहिता सिद्ध की विश्वास होता है ना, अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, वो डर रहता है उसको, तो ये जवाबदेही रहती है मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति, ठीक है। संसद संशोधन कर सकती है, ये संसदीय प्रणाली नहीं है, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, तो सीधा मेन मीनिंग यही है। सबसे पहले संसदीय सरकार किस देश ने शुरू की थी? संसदीय सरकार हम बात करते हैं ब्रिटेन की है, और हमने तो वहां से उसको कॉपी किया है, सीधी सी बात है, हमने ब्रिटेन को कॉपी किया है, संसदीय सरकार में ब्रिटेन को हमने कॉपी किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, शॉर्ट्स देखे आगे सबके सब, क्या इंफॉर्मेशन मिली 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर? जरा कमेंट बॉक्स में बता दो ताकि तुम्हारे सभी साथी भी समझे क्या देखा शॉर्ट्स के अंदर। बताओ शॉर्ट्स में क्या बताया मैंने। प्रथम सूचना आइए, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? बताओ कमेंट में। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? पूछे थे मैंने आपको प्रश्न। हाँ, शॉर्ट्स देखे आगे वापस, अभी अपलोड किया यूट्यूब पर, लाइव की कैटेगरी के पास में शॉर्ट्स होता है, देख लो जाके। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक विदेशी प्रभाव किस राष्ट्र के संविधान का पड़ा? हमने विदेशी प्रभाव में ब्रिटेन को काफी कॉपी किया है, क्वेश्चन नंबर 330 में ब्रिटेन को काफी कॉपी किया है, और हमने 1935 के अधिनियम को भी काफी अपनाया है, ये चीजें ध्यान रखना। यहां से हम बात करें नीति निर्देशक तत्व, ये है, ये थोड़ा ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जिसे कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखोगे, देखो तुम्हारे एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे, संविधान की विशेषता, संविधान सभा के प्रश्न पूछ लेंगे, और संविधान के स्रोत पूछ सकते हैं, थोड़ा मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व हो गया, 5 प्रश्न तो आएंगे, उसमें संघवाद यहां से लिया, यहां से संसदीय प्रणाली को अपनाया, यहां से नीति निर्देशक तत्व अपनाए, यहां से मूल अधिकार अपनाए, ये मेन चीजें तो पूछी जाएगी, और जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो अच्छा कर लेगा। ओके, अगला देख लो, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? दिए गए में से आपका एक गलत जोड़ा आपको पहचान करना है और बताना है कि आपका असुमेलित कौन सा है। मैंने अभी जस्ट बताया था, नागरिकता ब्रिटेन से, मूल अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है, कौन सा असुमेलित है बताओ? असुमेलित कौन सा है? नागरिकता ब्रिटेन है, मूल अधिकार अमेरिका, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड है, मूल कर्तव्य सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 331 एज इट इज छप जाएगा, ध्यान रखिएगा, सभी कथन सुमेलित हैं, सभी कथन सुमेलित हैं, नन ऑफ द अबव, ये इसका मतलब होता है। और इसको मैं लगा देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ सकता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, और मैं कहूं कि छप गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। नागरिकता ब्रिटेन से, संसदीय सरकार वहां से, मूल अधिकार अमेरिका से, डीपीएसपी आयरलैंड से, और कर्तव्य वाला याद रखना हमारे दोस्त रसिया से लिए हैं, ठीक है। तो बेटा पूरा कॉपी मत कर, पूरा 12 घंटे की क्लास, बच्चा भ्रमित तो नहीं। मेरे 1000 का चैनल है, कॉपी कर दिया पूरा वीडियो, 2-2 लाख व्यूज आ रहे हैं उस बच्चे के, पूरा वीडियो कॉपी करा, बच्चे कहते सर ये आपका चैनल है, तो छोटी क्लिप काटा करो, आधे घंटे की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, 10 मिनट की, मैं कोई कॉपीराइट नहीं दूंगा, ठीक है, बस ठीक है, ओके। मेरी वजह से अगर कोई बच्चा 5-10 हज़ार कमा रहा है तो कमाएं, बशर्ते वो पूरा कॉपी ना करें, बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। इतना कोई कोचिंग छूट नहीं देती, मैं छूट दे रहा हूँ। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार है? देखो, निजता की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, जीवन के अधिकार की बात हो रही है, अपने जीवन से संबंधित कोई भी है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा। अब आपके मौलिक अधिकार जो है वो आ रहे हैं, अनुच्छेद 21 में आपके विवाह का अधिकार भी हो गया, सांस लेने का अधिकार भी हो गया, जीने का अधिकार है, खाने पीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है। कोई अगर आत्महत्या कर रहा है तो वो किसका उल्लंघन है? वो इसी का उल्लंघन है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 21 का। पसंद के व्यक्ति से शादी करने किसी व्यक्ति के कौन से अधिकार को संरक्षण देता है? आप जिससे चाहो उससे शादी करो, ये आपके जीवन का अधिकार है। इस प्रकार से आंसर नंबर बी हो गया, ये अनुच्छेद 21 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अनुच्छेद 21 की बात कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। हाँ, यही बात समझ में, चौकी बात है, घनी चौकी बात। तो थोड़ा सा एक बार मूल फंडामेंटल राइट्स बता देता हूं। मूल अधिकार, क्या देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मूल अधिकार सो सिंपल। तुमने पहला भी समझाया था, 2 मिनट और समझा दूं, क्योंकि रसरी आवत जावत है, और मैं तो बहुत किस्मत वाला समझता हूं खुद को कि मेरे एक टीचर हुआ करती थी मैडम, वो बहुत पढ़ाते थे, बार बार रिवीजन कराते थे, और मेरे को ऐसा लगता था कि ये मैडम तो इतना क्यों पढ़ाते हैं। बाद में पता चला खाली रिवीजन से ही टॉप कर गए हम, तो सिर्फ रिवीजन से टॉप कर गए। तो मेरे भाई, भारतीय नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार हैं, और भाग 3 के अंतर्गत है ये। भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर के 35। अब इससे बाहर कोई प्रश्न 4th ग्रेड ऑफिसर में तुम्हारा जाएगा नहीं। पहला मूल अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार है, ध्यान रखना, समानता का जो अधिकार है, समानता या क्षमता का जो अधिकार है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, टोटल 5 है। 5 समानता के अधिकार है, जिसमें आपका कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। फिर अलग अलग धर्म भाषा वाला 15 में हो गया, 16 वाला नौकरी में हो गया, 17 वाला अस्पृश्यता हो गया, 18 वाला उपाधियों का अंत हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 21 तक है, 19 से 22 तक है, ये इतना दिमाग में बिठा लो भाई, 19 के 20, 21, 22, 14 से 18 सम संख्या है, सम संख्या है, 19 से 22 स्वतंत्रता, 19 में 6 स्वतंत्रता, 21 में जीवन की बात है, 22 में आप अपना जो है वकील वगैरह करना, ये कई सारी चीजें होती है उसके अंदर, ठीक है। दूसरा देखो,
तीसरा है आपका शोषण के खिलाफ अधिकार कि 23 और 24 के अंदर बच्चे का शोषण नहीं किया जा सकता, उसे खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। ये ध्यान रखना, शोषण के खिलाफ अधिकार है वो आपका 23 और 24 के अंदर है। रट लो दिमाग में अभी, बाद में तो चलो जी में बाद मारवाड़ी में क्या खाना खाने के बाद में हाथ धोए जाते हैं, तो कुछ बाद में याद कर लूं मैं, बेटा बाद कभी आएगा नहीं, चुपचाप अभी याद करो, जबरदस्ती याद कराऊंगा। देखो इसको, शोषण के खिलाफ अधिकार 23-24, फिर धर्म की स्वतंत्रता, मेरी जो इच्छा मेरी जिस धर्म को मैं मानूं, तो ये आपका अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28 जिस धर्म को मानो आपकी इच्छा, आबाद आचरण करो आप उसका, लेकिन कुछ निबंधनों के साथ में, बंधनों के साथ में। फिर है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आप अपनी संस्कृति का पालन पोषण करें 29 और 30 के अंदर। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे आपका आत्मा कहा गया है, इसे जो है संविधान की जो मूल अधिकारों की आत्मा कहा है, ये अंबेडकर जी ने कहा है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, और अगर आपको अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार को मजबूरी में आना ना चाहते हुए भी आपको अधिकार देने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, किसी की इच्छा है भाई वापस देखना है तो। मूल अधिकार कितने? 6। 7वां संपत्ति का था जो वो हटा दिया गया था, संपत्ति वाला अभी मूल अधिकार नहीं है, और इसे कहां डाल दिया गया? अनुच्छेद 300 क के अंदर, और इसे अब बना दिया कानूनी अधिकार। क्या है ये है आपका कानूनी अधिकार। ठीक है मेरे भाई, इससे ज्यादा क्या ही पढ़ोगे, बच्चे की जान लोगे क्या? ये बताओ, फोर्थ ग्रेड ऑफिसर ही तो बना रहे हो, तो फिर मूल अधिकार सबको समझ में आ गया क्या? आगे आ जाओ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 32 सभी प्रकार के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। कि मैं बैठा हूं ना, तुम टेंशन मत लो, अनुच्छेद 32 कहता है, तो अगर उल्लंघन हो गया तो हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इलाज करने का अधिकार है। ठीक है, उपचार मतलब इलाज, दिमाग में बिठा लो इसको। अगला देखो, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? केवल और केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं है। सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में अवसर की समानता, आईएएस एग्जाम देना है, फोर्थ ग्रेड ऑफिसर एग्जाम देना है, डेविस मॉरिस जोन्स, डेविस वेंस वो आके यहाँ फोर्थ ग्रेड का पेपर थोड़ी देगा, या मैरी जोन्स वो आके पेपर थोड़ी देगी। पेपर तो देंगे हमारे विशाल, सुमन, विजय, हनुमान, राकेश, सतपाल, अजय, सपना। तो बेटा और अधिकार सिर्फ आप लोगों ने, दूसरा कि नहीं है। सर्विस में जाने का अधिकार विदेशियों को नहीं है। तो सार्वजनिक सेवाएं जो है, पब्लिक सर्विसेज है, उनमें जाने का अधिकार भारतीयों को है। बाकी कानून के समक्ष समानता जो अनुच्छेद 14 के अंदर है, धार्मिक स्वतंत्रता जो आपके 25 से 28 के अंतर्गत है, और शोषण के खिलाफ अधिकार है जो आपका 23 और 24 के अंदर है, विदेशियों को भी है, भारतीयों को भी है। मार्केट बड़ी बात आप लोगों ने समझ में तो आवे ना? पूछ लो भाई, मैं खाता तो नहीं पढ़ूंगी, सीधी बात है ना, कोई टेंशन नहीं। देखो पॉलिटी मैं इसलिए ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा ज्यादा, मैं इसलिए लालच कर रहा हूँ कि मेरे राजस्थान हिस्ट्रिकल से ज्योग्राफी में तुम पूरे में से पूरे लाओगे, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी में तुम गलती मत करना। तो बस टेंशन उसी चीज की है। 50 क्वेश्चन। मूल अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मूल अधिकारों के निलंबन का आदेश, मूल अधिकार निलंबित किए जाते हैं, ऐसा आदेश किसके द्वारा दिया जाएगा? मूल अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको अच्छे से दिमाग बिठाओ। मूल अधिकारों का निलंबन का आदेश, जैसे आपातकाल अगर लग गया है उस स्थिति में, है ना, आपातकाल लग चुका है, राष्ट्रीय आपात लग चुका है 352 के तहत, तो राष्ट्रपति के द्वारा आपके मूल अधिकार, ऐसा नहीं है कि आप जैसा चाहे वैसा आचरण कर देंगे, वहां पर आपको आपातकाल के दौरान रुकना पड़ेगा, तो राष्ट्रपति जारी करते हैं। अगला देखो, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? भारत के संविधान में वो कौन सा भाग है जो जनता के कल्याण की बात करता है कि बेचारे लखनऊ के लाडे, इनका भला हो जाए, अच्छा हो जाए, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें, जो है उद्योगों की, पंचायतों की स्थापना हो, सिविल कोड हो, पर्यावरण की रक्षा हो, विदेश नीति वगैरह अच्छी हो। कौन कहता है? ये कहता है राज्य का डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर कल्याणकारी बात, भाग 4 के अंदर 35 से अनुच्छेद 36 से 51 तक। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? देखो एक शब्द को अगर आप पकड़ोगे, अगर एक शब्द को आपने पकड़ लिया, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के लिए कौन सा यहां पर आधारभूत है। आधारभूत मतलब उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, उसके बिना तो काम, मतलब वो आधार, बेस है, बेस है, निर्देश है, आदेश नहीं है। तो ये डीपीएसपी है, ध्यान रखना, मूल अधिकार मत करना, बेस है, आधार है। यहां पर ये ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्वेश्चन नंबर 338, बेस आधार है, शासन चलाने की आधार है। हम इस बेस पे नीति बनाएंगे, अच्छी बात है। अनिवार्य तो होता तो थोड़ा सा वो उसकी ओर जा सकते थे, मूल अधिकारों की ओर। कौन सा नीति निर्देशक तत्व है वो गांधीवादी कहा जाता है? भाई वो गांधीवादी जो है वो है आपका स्वशासन की प्रभावी इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों की गठन की बात संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, अनुच्छेद 40 के अंदर गांधी बाबा की बात कही गई है कि पंचायतें स्वतंत्र हो, उनका विकास हो, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंदर सरकार ऐसी नीति बनाए, ये सारी चीजें कहा गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये एक फेमस कथन है, बहुत फेमस कथन है और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड आरपीएससी पूछती रहती है। क्वेश्चन नंबर 340 आप लोग आराम से देखते ही उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को, अगर कहीं पढ़ा है तो। बिल्कुल सही कहा केटी शाह, ठीक है, केटी शाह बिल्कुल सही कथन है कि ये नीति निर्देशक तत्व है ना, एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है, जैसे जैसे सुविधा होती है उस अकॉर्डिंग। तो मतलब ये कि मानना या नहीं मानना सरकार के ऊपर है, बट ये सरकार के लिए आधारभूत है, एक आईना दिखाते हैं आप ऐसा काम करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है, भारत की विदेश नीति से संबंधित आपका कौन सा अनुच्छेद हो जाता है? विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? क्वेश्चन नंबर 341 बताओ। विदेश नीति से संबंधित है कि हम दूसरे देशों के साथ सहयोग, परस्पर सम्मान करते हुए आगे बढ़े, ये 4-5 बातें जो बताई गई है। अनुच्छेद 51 है, सीधी सी बात है। अनुच्छेद 48 की बात आए तो वो क्या है, कमेंट करो फटाफट, अनुच्छेद 48 क्या है? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? सीधा सा प्रश्न पूछ लेंगे, मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे हमारे संविधान में? मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे भारतीय संविधान में? मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? आजा भाई आजा, फोटो तो डाउनलोड हो जाए,
ये तो क्या लाइव के दौरान थोड़ा बताना पड़ता है, मूल कर्तव्य। अब देखो एक थोड़ा सा एक स्लाइड बता देता हूँ, हालांकि ये पूरा तो आदत अच्छी बात है, कई बार फोटो डाउनलोड होती भी है, नहीं भी होती है। मूल कर्तव्य कोई को आ जाओ। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि मूल कर्तव्यों की जब हम बात करते हैं तो मूल कर्तव्य तो संविधान के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत और भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, और बाद में 10 कर्तव्यों के बाद में 10 प्लस 1 और जोड़ दिया गया, 10 प्लस 1 जोड़ दिया 11 हो गए। और ये 11वां कब जुड़ा, ये प्रश्न 11वां कब जुड़ा, ये पूछा जाता है कि 2002 के अंदर 11वां जोड़ दिया, जिसमें बच्चों की शिक्षा का अधिकार भी शामिल था। तो 1976 के अंदर ये आ जाएगा, आपके मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। हाँ ओके। पर्यावरण की रक्षा कौन से मौलिक नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, ये बताओ पर्यावरण की रक्षा वाला। तो मूल कर्तव्य का सीधा सा प्रश्न, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 42वां संविधान संशोधन, और 10 इसमें थे, बाद में एक 11वां शामिल कर लिया गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, और वो था 2002 का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ये कई बार प्रश्न बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना मोस्ट है कि बार बार आता है कि मौलिक कर्तव्यों में एक और जोड़ दिया गया जहां बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। तो भाई कर्तव्य भी है, यूं नहीं कि तुम लोग लेने ही रहो, अरे दिया भी तो करो कुछ देश को, देश का सम्मान करो, आदर्शों का सम्मान करो, 11 टोटल है, आप सम्मान करो देश का, देश के कर्तव्यों का पालन करो, हम आपको अधिकार देंगे, ये संविधान के अंदर बात कही गई है। ठीक है ओके। हाँ 48A के अंदर, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 48A पर्यावरण रक्षा किसके अंदर कहा गया है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारत की। ओके अब आगे देखिएगा, कुछ और देते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के मूल कर्तव्य को कौन से स्थान पर रखा गया है। तो ये जब आप नीति निर्देशक ये मौलिक कर्तव्य पूरे पढ़ोगे तो उसके अंदर ये आएगा कि तीसरे नंबर पर ये सीक्वेंस में रखा गया है, उसकी मैं एक फोटो भी ऐड कर दूंगा। संविधान के मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर शामिल किया गया, तो मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के अंदर शामिल किया गया, 42वां संविधान संशोधन। आप सरदार स्वर्ण सिंह समिति याद रखना, ठीक है, इसको मैंने पहले भी आपको समझा रखा है। यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था और उसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी सिफारिश की थी, भाई फंडामेंटल ड्यूटीज भी होने चाहिए। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था, ये 42वें संशोधन के तहत किया गया था। मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग के अंदर दिए गए, भाग 4 के अंदर तो नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 4 क के अंतर्गत आपके क्या है, मौलिक कर्तव्य है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने बिल्कुल 8 मौलिक कर्तव्य बताए थे, बाद में से 10 शामिल किए गए, और 2002 के अंदर 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां किड्स के लिए भी शामिल कर दिया गया। ठीक है जी, इतना बहुत है, इतना करने वाला तो नौकरी लेके जाता है, मैं हकीकत बता रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सी दिनांक को हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया, और ये राजस्थान में 45वें क्रम के राज्यपाल है, 45वें क्रम के। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और संविधान कैसे बना, उसके बारे में बेसिक बातें हमने पढ़ी। आज और कल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, तुम्हारी जिंदगी इतनी आसान बना दूंगा, जिंदगी भर गुण गाओगे कि वाह सर, ये दिन भूलोगे नहीं, 16 से लेकर 20 सितंबर वाला। तो कह रहा है कि हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े हैं वो अपने कब बनते हैं, ये 31 जुलाई 2024 को आपके कलराज मिश्र की जगह पर नए बनते हैं अपने राजस्थान के राज्यपाल। कलराज मिश्र है वो आपके 44वें थे। अगला देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो आपको सामान्य से अनुच्छेद वगैरह का परिचय कल वेरी ब्रीफ नोट्स के अंदर 5 घंटे में पूरा कोर्स करा दूंगा, ये मेरा वादा है। आज के कल के साथ मिला के देखना, 80 से 90 क्वेश्चन अगर तुम्हारा सही नहीं हो जाए ना, तो सीधे सीधे प्रश्न है। वॉइस प्रॉब्लम में कौन बच्चा कह रहा है, वॉइस सही है क्या? एक सेकंड, ठीक टीम सही कर देगी, आप पेशेंस रखें बेटा, पेशेंस रखें। हेलो बेटा, वॉइस चेक करो फटाफट। हेलो, वॉइस देखिए, वॉइस में दिक्कत है, ठीक है, टेक्निकल टीम सॉल्व कर रही है, कोई इशू नहीं। एक फोन पे अपने सारे काम होते हैं, सारे बंधु लोग बहुत अच्छे हैं अपनी टीम में, बहुत सपोर्टिव है, इवन टाइपिस्ट और अपने मैनेजमेंट टीम और सारे लोग दिन रात मेरे साथ लौटे रहते हैं, दिन रात। अभी तो मैं दीपावली पे उनको एक एक्स्ट्रा देता हूँ सीधी, है ना, ध्यान रखता हूँ एम्प्लॉइज पे, ऐसा थोड़ी है कि खाली पानी निकालता हूँ सकता ना। अभी दीपावली आएगी, 12 महीने की बजाय 13 महीने की सैलरी लेके जाओ, तो भाई उनकी वजह से उनका सपोर्ट है, तो उनको भी बच्चों का सपोर्ट है, तो ऐड बंद कर दी। तो मैं तो दिल का बड़ा आदमी हूँ भाई, ठीक है। अब सही आ रही है, थोड़ा ध्यान दे टीम। ओके ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बंद करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल की बात है अनुच्छेद 153 के अंदर कही गई है, किसके अंदर कही गई है, अनुच्छेद 153 के अंदर कही गई है। 153 से राज्यों के बारे में प्रावधान स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आगे राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ लो, तुम्हारे पेपर में छप गया है। राज्यपाल को कौन हटा सकता है, राज्यपाल केंद्र का नुमाइंदा होता है, तो यहां पर आप कहोगे कि आपके बताओ राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटाएंगे, है ना, उनकी नियुक्ति ही इसी उद्देश्य के साथ में, बताओ।
बहुत अच्छे प्रश्न है कि नियुक्ति और हटाना, ये कई सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाएगी, सीधे सीधे पूछी जाएगी। यहां पर आप राष्ट्रपति करना। आगे बहुत प्यारा प्रश्न है। नेक्स्ट, राज्यपाल, विधानसभा और मुख्यमंत्री और फिर न्यायालय पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में। और फिर जिला प्रशासन। प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में काम करता है? जो राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। और आज के समय में इसका नाम चेंज करके 2025 में कुलगुरु कर दिया गया है। कुलगुरु कर दिया है 2025 में। नाम में परिवर्तन करके अब कुलाधिपति नहीं कहेंगे, इनको कुलगुरु बोलेंगे। निम्न में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? पहली महिला गवर्नर राजस्थान की कौन थी? बताओ दिए गए ऑप्शन के अनुसार राजस्थान की पहली महिला गवर्नर कौन थी? कमला बेनीवाल, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा। तो प्रतिभा पाटिल है इसमें, अपने प्रतिभा पाटिल, राजस्थान की पहली महिला गवर्नर प्रतिभा पाटिल। और कमला बेनीवाल भी सुर्खियों में थे। बहुत प्यारा प्रश्न है, उनके बारे में भी करूंगा, है ना। अभी निधन हुआ था 2024 में। राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? देखो 67, 77, ये जो 4 राष्ट्रपति शासन है जिनकी हम बात करेंगे आगे, तो इनके अंदर जो है आपका सबसे लंबा जो रहा, लास्ट वाला, चौथा जो था 1992 वाला, भैरव सिंह शेखावत के समय वाला। तो 1992 से लेकर के वो आपका दिसंबर 92 से लेकर के 1993 के दिसंबर तक चला था। और भैरव सिंह शेखावत के समय में, है ना, बी शेखावत, 1 साल से भी ज्यादा चला था। निम्न में से किसे सबसे पहले राजस्थान राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार, राजस्थान के राज्यपाल का एक्स्ट्रा चार्ज अदर स्टेट में थे, इनमें से किसको दिया गया? स्वरूप सिंह को। यहां पर दिए गए ऑप्शन में स्वरूप सिंह को दिया गया था। अगला प्रश्न, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल कब नियुक्त किया? हालांकि तो RS3 में पूछा गया था, तुम लोग इसका आंसर में थोड़ा डर जाओगे, लेकिन डरना नहीं है, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न था। और ध्यान रखना, आपको तो सिर्फ 4th ग्रेड ऑफिसर में इतना याद करना, इतना याद कर लो भाई मेरे, गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल, राजस्थान के फर्स्ट राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, बस इतना से याद कर लो। और वर्तमान है तो आप हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े कर दोगे। ये 25 अक्टूबर इसका आंसर होगा, है ना, 1 नवंबर मत कर देना, 25 अक्टूबर। हालांकि थोड़े टफ क्वेश्चन में आता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, गणित कैसी पढ़ी ये बताओ? मैं तो खुद ही सर की वॉइस सीख गया। अच्छा पढ़ाते ना, आर के सर मस्त पढ़ाते, बहुत सॉफ्ट एंड स्वीट, एकदम शानदार वॉइस के साथ में। 25 अक्टूबर कर देना। अगला देखो, तो माइंड मैप पे बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी आएगी, आप चिंता ही मत करो। हाँ, 1 नवंबर को राज प्रमुख पद की जगह राज्यपाल पद हो गया था, ये करना। आप इसमें क्या करोगे? 1 नवंबर को राज प्रमुख पद समाप्त, राज प्रमुख पद समाप्त। आप में से ऐसे कितने बच्चे जो सिलेबस लेके बैठे, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे राज्यपाल हो गया तो टिक कर दिया ऊपर, या राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी इंडिया पॉलिटी थी तो टिक कर दिया कि सर मजा आ रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। राज प्रमुख पद समाप्त करके पहले जो राज्यपाल बने थे वो गुरुमुख निहाल सिंह बने थे, निहाल ही कर दिया गुरुजी, बड़ी चौकी बात है। तो राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कहां से लिया है? तो राज्यपाल पद की अगर बात करें तो ये हमने कनाडा के संविधान से अपनाया है। राज्यपाल पद को कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। कनाडा से राज्यपाल, संघवाद। राजस्थान में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी, जो कि सबसे लंबा चला था अंतिम समय का राष्ट्रपति शासन? 15 दिसंबर से 3 दिसंबर, 15 दिसंबर 92 से 3 दिसंबर, 1 साल में लगभग 12 दिन कम थे, है ना। तो 15 दिसंबर 92 से 3 दिसंबर 1993 में बाबरी मस्जिद विवाद हुआ था, उस समय की बात है, ये ध्यान रखो, बाबरी मस्जिद विवाद के टाइम में। तो ये भैरव सिंह के टाइम में सबसे लंबा चला था। सबसे छोटा कौन सा? 67 वाला। तो चलो ये भी बता देता हूं, अंतिम के सबसे बड़ा था ये सबसे बड़ा था। और सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन पूछे तो वो पहला वाला था, सबसे छोटा 1967 वाला। राजस्थान में राज्यपाल है वो कुलाधिपति होते हैं, और राजस्थान के अंदर राज्यपाल की अगर बात करें तो वो होते हैं कुलाधिपति। और राज्य विश्वविद्यालयों के अंदर तो पूछ रहा है कि सभी राज्य विश्वविद्यालयों के, या सभी राज्य विश्वविद्यालय और राज्यों में कार्यरत सभी केंद्रीय विद्यालयों की भी बात कर रहा है, विश्वविद्यालयों की, सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालय, सभी राज्य विश्वविद्यालय, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालय के अंदर। तो इस दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर क्या होगा? तो राजस्थान के अंदर जितने भी राज्य विश्वविद्यालय है ना, एक शब्द ध्यान रखना, हाँ 67, 77, 80, 92, 4 राष्ट्रपति शासन लगे। राजस्थान के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय है ना, उसके अंदर बात खत्म। सीधा एक पॉइंट दिमाग में रखो, सभी राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय नहीं आएगा बल्कि राज्य, स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल नहीं आएगी। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ये राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं, ये एक शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 358, ये शक्ति है वो मंत्री परिषद जो है उसके मंत्रिमंडल के परामर्श से यूज की जाती है अध्यादेश की, ठीक है। केंद्र के नुमाइंदे होते हैं तो केंद्र के इशारे पर ये होता है। निम्न में से कौन राज्य का वास्तविक कार्यपालिका, छप गया, निम्न में से कौन राज्य का वास्तविक कार्यपालिका हेड था? वास्तविक और नाम मात्र, ये तो हो गया नाम मात्र का। 2 शब्द याद रखना, 3 शब्द, नाम मात्र याद रखना, आभासी याद रखना, संवैधानिक याद रखना, संवैधानिक रूप से, और ये हो जाएंगे आपके वास्तविक हेड। कार्यपालिका का वास्तविक हेड है वो मुख्यमंत्री है, वास्तविक हेड है कौन है? सीएम है। नाम मात्र का, और सेंट्रल लेवल पे भी पूछा राष्ट्रपति, आभासी, नाम, ये पटवारी में पूछा गया था, अभी 4th ग्रेड में भी पूछा जाएगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री में क्या प्रश्न आएंगे सर? यही प्रश्न आएंगे, नियुक्ति वगैरह ये, और इसकी पोजीशन क्या है। राजस्थान के राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास में नहीं है? विधानसभा को सत्र बुलाना, आहूत करना, विधानसभा को भंग करना, विधानसभा को स्थगित करना, विधानसभा के सत्रावसान के संबंधित कौन सा राज्यपाल के पास में शक्ति नहीं है? विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति नहीं है, बल्कि सत्रावसान, विघटन और आहूत तीनों है, जो कि राष्ट्रपति के पास भी इस तरह की होती है। लेकिन स्थगन का बच्चे बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं, शाबाश, अच्छी तैयारी है। अच्छी तैयारी है। 1 नवंबर 1956 से पहले, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख को, राजस्थान के प्रमुख क्या नाम था? राजस्थान राज्य के प्रमुख का क्या नाम था?
1 नवंबर 1956 से पहले इसे राज प्रमुख कहा जाता था। वास्तविक होगा फाइनल। अच्छा क्या कह रहे हो बेटा, तो मैं वास्तविक कार्यपालिका प्रधान, तो यही तो है ना आंसर इसका। वास्तविक कार्यपालिका प्रधान ही तो पूछ रहा हूं मैं, तुम लोग कमेंट करके फिर से परेशान कर देते हो। वास्तविक प्रमुख तो मुख्यमंत्री है, और संवैधानिक या नाममात्र का पूछे तो राज्यपाल है। संविधान में इसको सर्वोच्च बताया गया, लेकिन वास्तव में ये है। अब मैं थोड़ा ज्यादा समझाने लगूंगा, फिर कहोगे 1000 प्रश्न कब होंगे सर। तो मेरा दिल है ना मानता नहीं है कि मेरे बच्चे प्रश्न गलत नहीं करके आए, मेरे दोस्त प्रश्न गलत ना करके आए, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लेता हूं। क्या होता है कि जब उसी चीज को बार बार कहते हैं ना, तो पढ़ाई अच्छी हो जाती है और परमानेंट दिमाग में सेट हो जाती है। तुम लोगों की फिक्र है, इसलिए कहता रहता हूं। तो अगला प्रश्न देखो, तो विधानसभा स्थगन का अधिकार यहां पर नहीं है, ठीक है। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, वो आपके राज प्रमुख कहलाते थे। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि राज्यपाल के संबंध में जो आपके जो दिए गए कथन है, उनमें से कौन सा कथन है वो आपका सही है। वह केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है। अभी हमने पढ़ा कि वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं होते हैं। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं, तो यहां पर सत्य कथन नहीं है, ये गलत है। वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष है और संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेक की शक्ति नहीं है, बल्कि उन्हें स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त है, तो ये भी गलत हो गया। 1-3 ऑप्शन सही है, केवल और केवल सी ऑप्शन इसके अंदर राइट हो गया। ये सारी बातें हमने राज्यपाल के संबंध में पढ़ी है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो कि आपका उदयपुर में स्थित है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो कि आपका उदयपुर में स्थित है, इसके सभापति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ये कई सारे स्टेट होते हैं, गोवा वगैरह, इधर महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह, इन सबके यहाँ का प्रतिनिधित्व करता है। तो राजस्थान के राज्यपाल है वो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के हेड है, और ये भी आपके राज्यपाल ही हुआ। फिर राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कौन सा नहीं होता है? बहुत प्यारा प्रश्न, वापस से पूछा जाएगा, याद कर लेना मेरे भाइयों, बहुत प्यारा प्रश्न है। मैं सिर्फ क्वेश्चन से एग्जाम निकलवा दूंगा, फिर से कह रहा हूं, सीधा प्रश्न है 365 के अंदर। राजस्थान का मुख्यमंत्री, बिल्कुल मुख्यमंत्री राज्यपाल का बहुत अहम योगदान होता है इसके अंदर। कई बार अगर आपको बहुमत नहीं है तो वो बहुमत दल के नेता को जब इलेक्शन होते हैं तो आमंत्रित भी करते हैं सरकार बनाने के लिए। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति बिल्कुल राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। जैसे बात में वर्तमान में उत्कल रंजन साहू की, यूआर साहू की नियुक्ति हुई, तो हमने अखबारों में भी देखा, मैंने शॉर्ट्स बना के बताया, राज्यपाल का आदेश आ गया। आज निर्वाचन आयोग बनाया गया तो भी राज्यपाल का आदेश आ गया, कहा कि नहीं कहा? हाँ, तो राज्यपाल राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं होता है, बल्कि मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, और ये हाईकोर्ट के संबंध में नहीं होगा, ठीक है। और 65 के अंदर आपका सी ऑप्शन है, हाईकोर्ट के जज नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के है ना, इसमें राष्ट्रपति करना। और ये प्रश्न पटवारी में पूछा गया था अभी 10-15 दिन पहले, 10 नहीं 1 महीना पहले, 1 महीना हो गया। अरे भाई पढ़ाते ना टाइम ऐसा चला गया, पूछो ही मत। ये पटवारी में पूछा था, इसी अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था, वापस से याद कर लेना। राज्यपाल की अनुपस्थिति में, राज्यपाल अनुपस्थित है, एब्सेंट है, और राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? देखो राज्यपाल जी है नहीं, तो विधानसभा अध्यक्ष, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री या महाधिवक्ता। और वर्तमान महाधिवक्ता की बात करें, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फर्स्ट थॉट इज ऑलवेज राइट। आपका दिल क्या कह रहा है वो सही उत्तर है, कर दीजिए इसको सही। आपका दिल क्या कह रहा है? आपका दिल भी कह रहा है, बिल्कुल है ना, एकदम बढ़िया। कई बार होता है लंबा ऑप्शन, ऐसे भी तुम लोग कमेंट करते हो सर, लेकिन लंबे ऑप्शन को थोड़ा सा सोच के लंबा करना, वरना खुद लंबे हो जाएंगे हम। तो लंबा ऑप्शन तो है, अधिकांश तो देखा गया है कि होता है, लेकिन उस चक्कर में नेगेटिव मत हो जाना। तो पढ़ा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना। ये थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं ऑप्शन को, तो उसमें लंबा ऑप्शन की संभावना रहती है, लेकिन इसको ब्लाइंड फॉलो नहीं करना है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति, सीधा सा प्रश्न वापस से पूछ लिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन जो अभी था 268। अपने केंद्र के नुमाइंदे है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऐसा लिखा है संविधान में कि प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के पद धारण करते हैं, उनकी प्रसाद पर्यंत। किसका प्रसाद? राष्ट्रपति, मतलब उनकी ग्रेस। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लाया था उस समय राज्यपाल कौन थे? अब जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लाया गया था अनुच्छेद 356 के तहत, उस समय संपूर्णानंद राजस्थान के क्या थे? जो है आपके राज्यपाल हुआ करते थे। सीधा सा प्रश्न है। अगला, राज्यपाल अपना त्याग पत्र है वो किसको सौंपेंगे? राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। तो अपना त्याग पत्र है वो वापस है किसके प्रति? तो यहां पर आपके राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपेंगे। तो सीधा सा प्रश्न, आंसर बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया, इस तरह से याद रखिएगा। आगे देखें, नेक्स्ट अगला प्रश्न, इसका आंसर करो। कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? राज्यपाल को कौन सा अधिकार नहीं है? राज्यपाल का एक आध प्रश्न मुश्किल आ जाए तो आ जाए। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट और बाकी प्रशासन, एक एक प्रश्न हर टॉपिक से आएगा। 5 ही तो प्रश्न है, इन प्रश्नों से बाहर क्या ही जाएगा। तो कौन सा अधिकार है वो आपके राज्यपाल को नहीं है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति वाला है, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने की शक्ति जो 72 के अंदर राष्ट्रपति को है, वैसे इनके पास भी है। तो डी ऑप्शन कह रहा है हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति ना सीना आपके पास अधिकार नहीं है। तो अच्छा प्रश्न है, याद रखो। फिर किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया? ये थे भैरव सिंह जी शेखावत, जिन्होंने सबसे ज्यादा 2 बार आपके राष्ट्रपति शासन का सामना किया है। भैरव सिंह जी शेखावत, याद करिएगा, भैरव सिंह जी शेखावत 2 बार। आगे देखो, राजस्थान के सबसे कम समय तक सेवा देने वाले जो है मुख्यमंत्री कौन से? सबसे कम समय तक दिए गए ऑप्शन के अंदर हीरा लाल जी देवपुरा, क्योंकि ऑप्शन में पता चल ही रहा है, तो हीरा लाल जी देवपुरा है वो सबसे कम समय तक आना, ध्यान रखना। आवाज दिक्कत है? हाँ देखिएगा, आवाज गायब, 1 मिनट को। हीरा लाल जी देवपुरा, आवाज बिल्कुल सही है बेटा, हीरा लाल जी देवपुरा, हीरा लाल देवपुरा। अगला प्रश्न देखो, पहला कृषि बजट अलग से कब पेश किया गया था? देखो 2022-23 का बजट तो कृषि बजट है, और 2025-26 का जो वर्तमान का बजट है वो आपका पहला ग्रीन बजट है, फर्स्ट ग्रीन बजट है, जिसके ऊपर 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रथम ग्रीन बजट है। पढ़ाई से प्यार कर लो, उठते बैठते सुबह शाम, भले ही पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है तो भी प्यार पढ़ाई से, किताब खुली हुई होनी चाहिए, है ना, और क्लास चलती रहनी चाहिए। किताबों से पढ़ाई होती नहीं है तो वीडियो कोर्स में देख लिया करो, समझ लिया करो, गुरुजी बोलते तो अच्छा लगता है। ओके,
हाँ, गैर कांग्रेसी भी अगर पूछ ले बच्चन से कमेंट किया, पहले गैर कांग्रेसी जिनके खिलाफ जिनके शासन में लाया गया था राष्ट्रपति शासन, वो भी भैरव सिंह जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 22-23 का हो गया कृषि बजट। फिर बताओ राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, अब 2023 में इनका निधन होता है, बताओ कौन थे? 2023 नहीं, 2024। हाँ जी बताओ, आंसर बताओ। पहली महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल 2024 में आपका होता है निधन, इसलिए सुर्खियों में भी थी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाना चाहिए। कमला बेनीवाल, हाँ जी कमला बेनीवाल जी, टोटल अब तक 7 है। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वापस से पूछा जा सकता है, राजस्थान के कौन से सालों के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन अब तक 4 बार अनुच्छेद 356 के तहत लागू किए गए, एक 1967 के अंदर, उसके बाद में 77, फिर उसके बाद 80 और उसके बाद 92। तो ए ऑप्शन इसके अंदर राइट है, दोनों लास्ट में भैरव सिंह शेखावत थे। ठीक है, 75 के अंदर ए ऑप्शन सही है। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे थे? तो आपके दिए गए जो शिवचरण जी माथुर है ना, पहले में मोहनलाल जी सुखाड़िया थे, 76 का आंसर हो गया, वो हो गया आपका शिवचरण जी माथुर नहीं थे, और हृदय जोशी 77 के अंदर थे, बाकी 80 और 92 में ये थे। 1980, 1992, 1977 और 1967। निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 1992 में राष्ट्रपति शासन से ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री थे? अब चौथा राष्ट्रपति शासन जब लगा था, हाँ शिवचरण माथुर तो डी हत्याकांड मान सिंह वो उस टाइम में थे, बिल्कुल वो अलग है। तो भैरव सिंह, हाँ वो अपनी जीप की टक्कर मार दी थी हेलीकॉप्टर को सीएम के, तो एनकाउंटर हो गया था। खैर, भैरव सिंह जी शेखावत यहाँ पर राइट आंसर है। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे? मुख्यमंत्रियों में से कौन है वो विधानसभा अध्यक्ष भी थे? क्वेश्चन नंबर 378। और अगर कहे कि वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे, और पटवारी ने पूछा था ये प्रश्न, हीरालाल जी देवपुरा वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे, और मेरा शॉर्ट्स देख लेना इनके बनाया हुआ है वित्त आयोग वाला, वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। तो इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, मुख्यमंत्री भी थे, विधानसभा के स्पीकर भी रहे, फिर आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। इस प्रकार से हीरालाल जी देवपुरा याद रखना। किसने राजस्थान में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? अभी तक तो आपके कौन है, सेकंड वित्त आयोग था, अभी तक तो आपके मोहनलाल जी सुखाड़िया है, लेकिन अगली बार, हाँ बहुत जल्दी मैं सीएम बनने वाला हूँ वापस, ठीक है ना, भगवान आपको लंबी उम्र दे, ऐसे कहते रहते हैं अशोक जी। हो सकता है अशोक जी अगर वापस आ जाए तो बन जाए चौथी बार भी। तो ये 4 बार रह चुके हैं और आप रह चुके हैं 3 बार, तो देखते हैं आगे। देखो अभी फिलहाल के लिए याद रखना, दूसरे नंबर पे आपका अशोक जी हो जाएंगे। 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत के अपना कौन सा कार्यकाल प्रारंभ किया? तो 2018 के अंदर तीसरा था। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पद पर रहे थे? दिए गए ऑप्शन में से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही पद पर रहे थे। बहुत प्यारा क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान दे देना। और तुम्हारे पेपर में प्रश्न आएगा, प्रश्न ये आएगा कि पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन, पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन, और उसमें बच्चे कहते हैं कि सर तो ये तो 9वीं क्लास का प्रश्न है, तो 4th ग्रेड 10-20 तक का ही पेपर है, आप लोगों को आना चाहिए। तो यहां पर ये कह रहा है कि आपके टीकाराम जी पालीवाल मुख्यमंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे, टीकाराम जी पालीवाल। एक प्रश्न आता है निर्वाचित मुख्यमंत्री और एक आता है मनोनीत मुख्यमंत्री। फर्स्ट निर्वाचित और राजस्थान के फर्स्ट मनोनीत सीएम, ये 2 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। बताओ, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। निर्वाचित कौन होंगे और मनोनीत कौन होंगे? बड़ा प्यारा प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ, क्योंकि जब मुख्यमंत्रियों का प्रश्न आएगा तो सीधा सीधा पूछेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्रियों का जब प्रश्न आएगा, ये एक संभावित प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, 100% पूछा जा सकता है। निर्वाचित और मनोनीत दोनों में जयनारायण व्यास, उनका छोड़िए आप, निर्वाचित पहले ये जो है प्रथम निर्वाचित और प्रथम मनोनीत, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब खतरनाक कमेंट किए जा रहे हो, रुके नहीं जा रहे, बहुत बढ़िया। चलो पहले निर्वाचित की बात करें और फिर मनोनीत की बात करेंगे। निर्वाचित है आपके टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल, और मनोनीत की बात करें तो ये है आपके हीरालाल शास्त्री। ठीक है,
तो दोनों ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निर्वाचित, हाँ जी, अच्छे प्रश्न है, बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कोई क्वेश्चन पे थोड़ा रुक जाए, कर जाए, तो थोड़ा आपका भी ध्यान जाता है और लगेगा कि भाई हाँ इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा आपको भी परमानेंट याद हो जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलेंगे फास्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर मिलता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? अनुच्छेद 167 के अंदर मुख्यमंत्री के कर्तव्य देखने को मिलते हैं। पहले राज्यपाल, उसके बाद मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 53 में इनका था, राज्यपाल के अंदर था, और आगे हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 64 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात कही गई है। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। ये आज ही अच्छा, सचिव तो हम चर्चा में है, बात करें। हाँ जी, हाँ, जैनन जी व्यास को निर्वाचित मनोनीत दोनों कह सकते हो, बाकी वाले में ये अलग अलग कर देना। मुख्य सचिव अगर कोई बन रहा है, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति की बात की जा रही है, तो किसके द्वारा चयन किया जाएगा? तो ये आपके मुख्यमंत्री, ये सचिव आपके 384 का आंसर। मुख्य सचिव सचिवालय के हेड होते हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार होते हैं, सचिवालय हेड है, तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है, सचिवालय के हेड है मुख्यमंत्री। अब सचिव वर्तमान में है वो आपके 45वें है, वो है आपके कौन? सुधांश पंत, याद करना। मुख्यमंत्री के मतलब क्या सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है, तो उनके सलाहकार है, सचिवालय के हेड है, सब कुछ वही है, नीति निर्माता वगैरह उनके सलाहकार। वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम मुख्यमंत्री कब रही थी? वर्ष 2003 से 8। वर्ष 2003 से 8 राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री क्या होते हैं? निर्वाचन होता है, मनोनयन होता है, कि चयनित होते हैं या नियुक्त होते हैं? थोड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा लेवल का प्रश्न पूछा है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि आरएस और पटवारी जैसे बड़े एग्जाम्स में पटवारी से भी ऊपर पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री की क्या होती है? एक शब्द ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन तो यहाँ पर है एमएलए का होता है, लेकिन नियुक्त है वो आपका सीएम। जब एमएलए है वो वही तो सीएम बनेगा, तो पहले तो उनकी वो क्या होगी? एमएलए निर्वाचित हो गए, और उसके बाद में उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, नियुक्ति, निर्वाचन एमएलए के रूप में। राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? मंत्रिपरिषद आपके किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद अपने पद पर बने रहते हैं। अगला देखो, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? अब मंत्रिपरिषद आपके सिलेबस में है भाई पूरा। क्या इसका आकार है? सबसे कितना हो सकता है राजस्थान में? न्यूनतम कितना, अधिकतम कितना, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? और भी बहुत सारी बातें जो मंत्रिपरिषद के संबंध में है, सीधे सीधे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। क्वेश्चन नंबर 388, तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का है, इसके तहत राजस्थान की हम बात करें मंत्रिपरिषद मतलब बात करें सेंट्रल लेवल पर भी, वो 15% आकार तय किया गया, 15%। अब ये 15% 200 का कितना है बताओ? 200 का 15% होता है आपका, जैसे 15% 200 का हो गया, 10% हो गया तो वो हो गया आपका 20, और ये 30, 15% कितना हो गया? 30। अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं। आई बात समझ में? और उसमें एक मुख्यमंत्री भी शामिल है, तो 29+1 हो गया। राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मंत्रियों की मुख्यमंत्री सहित लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो 29+1 है, इट मींस ये 30 हो गया। फिर देखिएगा, राजस्थान के प्रशासन और विधायन के प्रस्तावों से संबंधित मामलों में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। विधायन और प्रशासन के अंदर मुख्यमंत्री से कौन सूचना प्राप्त कर सकते हैं? राज्यपाल। जैसे राष्ट्रपति प्राप्त कर सकते हैं सेंट्रल लेवल पर, वैसे वैसे राज्य में ये राज्यपाल के पास में। अगला बताइएगा, आगे आ जाओ। काफी अच्छे अच्छे प्रश्न डाले, क्योंकि राजस्थान की पॉलिटी के जो प्रश्न है ना, वो मैंने थोड़े कम कराए थे, तो मैं यहाँ थोड़े ज्यादा लेके आया हूँ। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये मैं फिर से कह रहा हूँ। 5 प्रश्न राजस्थान की पॉलिटी आएंगे आज की इस क्लास में से, आने पड़ेंगे, है ना, ये माँ का आदेश है, माँ सरस्वती का। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है वो 15% है, हमने बात की। राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य है मुख्यमंत्री सहित? अब इस प्रश्न का उत्तर बताओ। मुख्यमंत्री सहित कम से कम पूछा है, अधिकतम तो 30 कर लिया, 15%, लेकिन मिनिमम कितना है वो बताओ। मिनिमम 392, क्वेश्चन नंबर 392। मिनिमम 12 है, 11+1, 12, और मैक्सिमम 30 है मंत्रिपरिषद का आकार। मंत्रिमंडल तो कोर होते हैं, कोर टीम, लेकिन परिषद है तो काफी बड़ी होती है। राज्य प्रशासन में मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है। राज्य प्रशासन के अंदर मंत्रिमंडल का हेड कौन होता है? ये आपके होते हैं मुख्यमंत्री जी। मंत्रिमंडल के हेड कौन है? मुख्यमंत्री जी होते हैं। देखो, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न चल रहे हैं, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले राज्यपाल चला था, फिर अब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद चल रहा है, फिर न्यायालय आएंगे और फिर प्रशासन आएगा। तो राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख, राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख, जैसे राजस्थान सरकार है वर्तमान में, उसके एक विभाग है, उसके एक डिपार्टमेंट, मान लो हेल्थ डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा? जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है दिया कुमारी जी है, तो अब इसका आंसर क्या हो गया? आपको मिल गया इसका आंसर। डिपार्टमेंट का हेड कौन हुआ? मंत्री। तो यहां पर आंसर हो गया डिपार्टमेंट का हेड मंत्री होता है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसे एजुकेशन वगैरह अलग। राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति या फिर लोक लेखा समिति की बात करें, इस लोक लेखा समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 295। जन लेखा समिति, लोक लेखा समिति की अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो आपके 15 है। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। जन लेखा समिति कौन? राजस्थान की 14वीं विधानसभा के प्रोटेम, अब 14वीं तो गई, अब 16वीं है। ठीक है, ये तो ऑप्शन पूछा गया था पिछला वाला, इसलिए मैं लेके आया था, इस उद्देश्य से कि इस बार नया बता दूंगा।
हम बात करें 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर वर्तमान में है कालीचरण जी सराफ, पी से प्रोटेम स्पीकर, के से कालीचरण जी सराफ, पीके है जी। राजस्थान राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? राज्यसभा में राजस्थान से जो सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो 10 सदस्य है, और लोकसभा की बात करें हमारे यहाँ से जो एमपी बनते हैं वह कितने हो गए? 25 हो गए। इस प्रकार से ये आप लोगों को याद रखना है। अगला, राजस्थान की पहली महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला था? राजस्थान की वो पहली महिला थी आपकी कमला बेनीवाल, जो मंत्रिमंडल में जिन्हें स्थान मिला था, कोई मंत्री पद दिया गया था, ये राजस्थान की पहली महिला बनी थी। ठीक है, कमला जी बेनीवाल। अगला देखो, राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार कब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था? राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव 1985 का है, 1985 जोशी सरकार, ये आप लोगों को याद रखना है। 85 अविश्वास प्रस्ताव। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम जो है उसका नाम है पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम, जो डिजिटल म्यूजियम है राजस्थान विधानसभा का। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है, संविधान पार्क है और नेवा केंद्र है, ये सब आपके जयपुर के अंदर याद रखना है आप लोगों को। जयपुर इसका आंसर याद रखना है, जयपुर इसका उत्तर याद रखना है। जिनको भी पीडीएफ करते रहते हो, मैं बहुत कुछ चीजें देने वाला हूं, टेलीग्राम में चले जाओ। तुम लोगों का हमेशा मैं भलाई की बात करता हूं, पर क्या पता तुम सोचो कि टेलीग्राम में जाए गुरु जी का भला हो जाए, तो बेटा मेरा भला होता तो मैं यूट्यूब पे ऐड ऑन नहीं कर देता। इस फोर्थ ग्रेड एग्जाम में इतने रुपए कमा लेता, ये एक स्कॉर्पियो लिया था। यह देखो इस वीडियो के नीचे देखो ब्लैक कलर का लिंक दिया हुआ है, जाओ टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, ताकि वहां आपको पीडीएफ डाल दे दूं। कोई पैसा नहीं है, वहां फ्री है। ठीक है, डरो मत। कंटेंट अच्छा लगे कि मजा आया, क्वेश्चन पढ़े हुए में से पूरे प्रश्न आए, तो 21 तारीख के बाद सीटी ग्रेजुएशन, सीटी 12, आरएस फ्री, जो तुम्हारी इच्छा है सब इंस्पेक्टर वो बैच ज्वाइन कर लेना। दबाव कोई नहीं है, कोई पैसे का लालच नहीं है। ज्वाइन करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वीडियो कोर्स का फायदा ये होता है कि पूरे साल जम के पढ़ा जाता है और लास्ट टाइम में सिलेक्शन की श्योर गारंटी होती है। सर अरे भाई, मैं पूरी रात में सिर्फ 4 घंटे नींद लेके आया हूँ, पिछले 30-40 घंटे से लगातार काम कर रहा हूँ। तुम लोगों को मेरी तकलीफ नहीं दिख रही? पढ़ो, सिलेक्शन लेना है, नौकरी लागनी है, नौकरी लेने की बारी आई, बोले गुरुजी आराम करो, तो पड़ोसी दे फोन, वो लग जाएगा नौकरी। अरे नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं होगा। पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम 400, क्वेश्चन नंबर 401। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 401, आगे आ जाओ। कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए थे? राजस्थान में 1970 के दशक में पहली बार मध्यावधि चुनाव संपन्न हुए थे, छठी विधानसभा के अंदर। विधानसभा भंग होने के कारण ये आपकी जो है पहली विधानसभा, छठी विधानसभा है। ठीक है, 77 6 विधानसभा। अगला प्रश्न देखिएगा, सुमित्रा सिंह राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? बहुत प्यारा प्रश्न पूछा गया सुमित्रा सिंह के बारे में, 12वीं विधानसभा के अंदर, है ना, 12वीं विधानसभा में राजस्थान की पहली। आप तो इतना याद रखो, विधानसभा की पहली महिला अध्यक्षा का नाम क्या है? नाम है सुमित्रा सिंह। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्षा सुमित्रा सिंह। और लोकसभा की पूछे तो मीरा कुमार है, जो कि बाबू जगजीवन राम की पुत्री थी। जगजीवन राम जी, है ना, अपने जो दलित वर्ग से आते थे और अंतिम सरकार में भी थे उसमें, देश की आजादी के टाइम। निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? राजस्थान से पहली महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी? शारदा भार्गव जी है, वो राज्यसभा उच्च सदन के लिए जाने वाली पहली महिला है। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे आ जाओ, राजस्थान विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? देखो, वर्तमान प्रोटेम स्पीकर के से कालीचरण जी सराफ, पीके से याद हो गया। पहले प्रोटेम स्पीकर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, महाराव संग्राम सिंह। महाराव संग्राम सिंह पहले प्रोटेम स्पीकर थे, वर्तमान कालीचरण जी सराफ है। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद करिएगा जब भी नई विधानसभा का गठन होता है। और 16वीं विधानसभा के संबंध में कालीचरण जी सराफ का नाम याद रखोगे। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। जब तक विधानसभा स्पीकर अभी वर्तमान में आपके वासुदेव देवनानी, जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं मिल जाए तब तक वो फॉर्मेलिटीज निभाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में कौन सा सही नहीं है? धन विधेयक के संबंध में दिया गया कथन गलत कौन सा है? आप एक एक कथन को ध्यान से पढ़ोगे ना, आराम से उत्तर आ जाएगा। दिमाग थोड़ा ठंडा रखना। राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसको सही है। ये मंत्री के द्वारा पूछ रहा है, धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। सही है पहला कथन, राज्यपाल की अनुमति जरूरी है, मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, बिल्कुल मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाएगा। ठीक है, और फिर है 14 दिन बाद में स्वतः ही पारित हो जाता है। धन विधेयक को आप रोक नहीं सकते, पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। सही है तीनों कथन। विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है, ये विरोधाभास वाली बातें हैं, मंत्री वाली और कोई भी सदस्य वाली। तो इस प्रकार से मंत्री यहां आ गया है, तो चौथा कथन हमने कर दिया, ये आराम से आप सही कर सकते हो इसको। अगला देखो रे, कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? विपक्ष के प्रथम नेता है वो आपके जसवंत सिंह थे। विपक्ष के प्रथम नेता जसवंत सिंह थे। विपक्ष के नेता जसवंत सिंह पहले विपक्ष के नेता। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान है? अब विधान परिषद पूरे इंडिया में तो है नहीं, अब विधान परिषद जहां जहां है मनोनयन का अधिकार है राज्यपाल को। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जैसे राज्यसभा में होता है, वैसे 1/6 सदस्य है वो राज्यपाल है, वो मनोनीत कर सकते हैं। कौन से साल राजस्थान विधानसभा की जो संख्या है वो बढ़ करके 200 हो गई थी? तो विधानसभा सीटों की संख्या 200 हो गई थी। किस विधानसभा के अंदर? छठी विधानसभा की बात हो रही है, 6th विधानसभा की बात हो रही है। और ये है आपके 67, 72, 77 या 80। इनमें से जो छठी विधानसभा है वो है 77 वाली। विधानसभा सीटों की संख्या आपके 200 हो गई थी 1977 के अंदर। बढ़िया प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है। आप छठी विधानसभा को याद करिएगा। 80 नहीं बेटा, 77 होगा इसका आंसर, 77 के अंदर। सी ऑप्शन इसका राइट है। और इससे पहले कितनी सीटें थी जो ये आपके बढ़कर 200 हो गई? 160 या 180? जो ये सीटों की संख्या बढ़ी थी वो किससे बढ़ी थी, कितने से? राजस्थान को लोकसभा में कितने स्थान है? अब लोकसभा में 25 एमपी है हमारे पास। ठीक है, ओके। आगे देखो मेरे भाई, राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? विधानसभा में मनोनयन का कोई भी सदस्य नहीं है, विधानसभा में कोई भी सदस्य नहीं थे।
रात को भाई 3:30 सोया हूँ, थोड़ा तुम लोग भी शेयर करो क्लास को, आज की क्लास बहुत यूजफुल होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? अस्पष्ट बहुमत था और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ये 67 के टाइम की बात है, मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम में, जब सीएम मोहनलाल सुखाड़िया थे और राज्यपाल आपके संपूर्णानंद जी थे। अगला देखो, राजस्थान विधानसभा का विधानसभा में पहला गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल सिंह, शांतिलाल चापलोत, हरिशंकर भावड़ा, लक्ष्मण सिंह। तो दिए गए ऑप्शन के अंदर राइट आंसर जो है वो है लक्ष्मण सिंह है बेटा, लक्ष्मण सिंह है, लक्ष्मण सिंह है मेरे भाई। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या एल बढ़कर के 180 नहीं थी, 160 भी नहीं थी, 184 थी और 84 से बढ़कर के 200 कर दी गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा जो तुम आज देखते हो कि सर 200 लोग बैठे हैं वहां, 200 एमएलए हैं, 200 एमएलए हैं, तो ये 200 एमएलए छठी विधानसभा के अंदर 1977 के अंदर आपकी छठी विधानसभा जो है उस समय की गई थी 1977। तो छठी विधानसभा के अंदर किया गया था, याद रखिएगा। छठी विधानसभा में 84 से बढ़कर के 200, 84 से बढ़कर 200। सन 1952 में परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की? देखो परिसीमन होता है जब भी इलेक्शन होता है तो अलग अलग जो है एमएलए जहां जहां खड़े होते हैं ना, तो उनका एक एरिया होता है फिक्स। तो यहां पर हम बात करें तो ये 160 सदस्य थी, पहले 160 थी और उसे बाद में बढ़ा करके ज्यादा किया गया, फिर लास्ट में 200 कर दिया गया छठी विधानसभा से। आगे देखो, राजस्थान की प्रस्तावित विधान परिषद की अनुमत कुल संख्या कितनी हो सकती है? अब आप लोगों को बताना है कि अगर राजस्थान में दूसरा सदन भी हो विधानमंडल का तो यह सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार ये आपकी 40 हो सकती है, 40 40 40। हाँ 160 थी, फिर 84 हुई और फिर 200 हो गई। 40 200 का कितना हो गया? 40 है वो आपके 200 का 20% हो गया विधानसभा की सीटों का। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य हैं। जी गुरुजी सही है, 25 सदस्य हैं। और राजस्थान में विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या 200 है। जी बिल्कुल है। राजस्थान में लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें और जनजाति की 3 सीटें हैं। इसमें विरोधाभास है, बताओ विरोधाभास। विधान परिषद पूछ लिया ना, ये तो सही है। विधान परिषद कह रहा है, विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या है वो 200 है, परिषद तो है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन 2 कट गया अपने आप ही। 2 काट दो, जगह जगह से 2 काट दो, बचा कौन सा? ये बचा, ठीक है। और ये कथन भी सही है, अनुसूचित जाति की संख्या 4 है और जनजाति 3 है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब विधानसभा लोकसभा के अंदर, विधानसभा नहीं कह रहा है, लोकसभा, विधानसभा में तो ज्यादा है। लोकसभा में राजस्थान से एससी कैंडिडेट्स जो है वो 4 जाते हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब है वो 3 जाते हैं, टोटल 7 जाते हैं एससी एसटी कम्युनिटी से। अगला देखिएगा, क्या देखे बेटा, 40 इसका आंसर छोड़ेगा, ठीक है 40 ही होगा। बोली बेटा मस्ती नहीं, आगे बढ़ो। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्षा का नाम सुमित्रा सिंह है। अब ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी, विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, वर्तमान स्पीकर कौन है। अच्छा पहले स्पीकर कौन थे राजस्थान विधानसभा के प्रथम स्पीकर? राजस्थान विधानसभा के पहले स्पीकर, जैसे लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे, राजस्थान विधानसभा के प्रथम स्पीकर का प्रश्न भी एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताओ मोस्ट है, बता दो। राजस्थान विधानसभा के प्रथम स्पीकर, हाँ ठीक है। हाँ जी, कौन से क्वेश्चन का कह रहे हो? अनुमत कुल संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम के संबंध में हो सकती है 66, ठीक है, हो सकती है तो 66। आगे आगे, विधानसभा स्पीकर 1952 से 57, 1900 नरोत्तम लाल जी जोशी, जिनका संबंध आपके झुंझुनू से था, बिल्कुल सही है, ठीक है, नरोत्तम लाल जी जोशी। बहुत प्यारा प्रश्न है और बार बार एग्जाम में आएगा, ठीक है, नरोत्तम लाल जी जोशी, नरोत्तम लाल जोशी। और ये फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष, पहले विधानसभा अध्यक्ष। निम्न में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की? देखो अब मंत्रिपरिषद वगैरह, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के प्रश्न समाप्त होते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की ये जो क्लास है ना, तो मुख्यमंत्री की मैंने जैसे 25-30 क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन आएगा मुख्यमंत्री का, एक आएगा राज्यपाल का, हाईकोर्ट का। राजस्थान पॉलिटी के टोटल 5 प्रश्न है, तो इतने करवा दिए, ये रट लेना, सुबह रिविजन कर लेना, शाम को रिविजन कर लेना, तुम्हारे खूब सही होंगे, हंसते खेलते 80 पीछे सही करके आ जाओगे। 416 का बेटा ईशा कटी बार बार कमेंट करे, बालिका सही कर दियो, ठीक है, 66 अधिकतम हो सकती है, फिर भी कमेंट करना है ना, हो जाता है कुछ कुछ चीजों में। आप लोग 1000 में से 2-4 क्वेश्चन को विचार से, आपस में हम विचार करके, वैसे मुझे पता है कि कोई करवाएगा भी नहीं, पूरे राजस्थान में ऐसी क्लास किसी भी चैनल पे नहीं लगेगी, तो इसको हमने डिस्कशन से वापस कि भाई हाँ लगाएंगे आपके साथ, एक दो क्वेश्चन में हो जाए 1000 में से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ओके। जो बंदा सामने खड़ा है वो पिछले 30-40 घंटे से नॉन स्टॉप चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कई कुछ चीजों में हो जाता है दिक्कत। चलो आगे आ जाओ, बहुत मेहनत लगती है बेटा, जिस दिन ऐसा कभी काम करोगे तो उस दिन पता पड़ेगा। वैसे तुम सब समझदार बच्चे हो। इसका आंसर बताओ, उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किसने किया था? आगे आ जाओ। मान सिंह सेकंड।
राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड, और सवाई मान सिंह सेकंड ये जयपुर के अंतिम जो है राजा थे, और जयपुर के मान सिंह सेकंड आपको हो गए, इनके द्वारा 29 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन होता है। 420 क्वेश्चन नंबर आपका 420 है, वो कह रहा है कि जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की जो स्थापना है वो जोधपुर में की गई थी, और न्यायिक अकादमी की स्थापना जोधपुर के अंदर 24 जनवरी 2007 को की गई थी। 24 जनवरी 2007 को इसकी स्थापना की गई थी। 24 जनवरी 2007 को की गई थी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, न्यायिक अकादमी जोधपुर। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? न्यायाधीश और अन्य जो है राजस्थान हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है और अन्य जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है, ए ऑप्शन इज राइट। और वर्तमान में 43वें जो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट है वो के.आर. श्रीराम है। के.आर. श्रीराम। पदाधिकारी का एक दो प्रश्न तो आपसे जरूर पूछा जाएगा, एक प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि 5 पूछे तो टोटल, उनमें से एक पदाधिकारी पूछ सकते हैं। ठीक है, पदाधिकारी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ओके आगे आ जाओ। आगे आ जाओ, इंपोर्टेंट है राष्ट्रपति राज्यपाल के, देखो परामर्श जरूर याद रखना, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के साथ परामर्श। कभी कभी परामर्श से भी प्रश्न बन जाए अलग से, तो ध्यान रखिए उस चीज को। लैब असिस्टेंट भूगोल वगैरह की वैकेंसी के बारे में दीपावली से पहले पता चल जाएगा, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। बोर्ड का काम है वैकेंसी निकालना, पिछली बार आई थी तीनों पोस्ट में। 2 राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलवाता है, 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल के द्वारा, जिसमें न्यायालय का मुख्य स्थान है राज्यपाल के। 2 राज्यों के लिए एक जो न्यायाधीश को शपथ है, 422 के अंदर न्यायालय का मुख्य स्थान है, न्यायालय का इसमें मेन रोल होता है। और 2 राज्यों के लिए एक अगर न्यायाधीश है उनकी बात हो रही है, जैसे कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें आपका एक ही हाईकोर्ट होता है। फिर देखिएगा अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर वर्तमान में जो स्वीकृत पद है वो 50 है, और इसमें से 43 फिल हो चुके हैं ना, वर्तमान में ये आपके 43 पद है वो भरे हुए हैं। राजस्थान के हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो जोधपुर जो पीठ है, जो मुख्य पीठ है, उसके अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालयों की संख्या कितनी है? देखो इनकी संख्या 19 है, और ये आप लोगों को ये डाटा का ये अभी जो जिले हैं उनके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायालय भी आपके सिलेबस में है, इंपोर्टेंट है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला देखिएगा, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर आपके जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 233 के अंदर जिला न्यायाधीश की बात कही गई है। राजस्थान प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय है। राजस्थान प्रशासन के अंदर उच्चतम स्तर पर आपके कौन है? प्रशासन में टॉप पे कौन है? तो प्रशासन के अंदर सर्वोच्च जो पद है वो हो गया आपके सचिवालय है। कौन है? सचिवालय। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है, तो मुख्यमंत्री के द्वारा इसका चयन किया जाता है। आगे देखो, मुख्य सचिव के काम के संबंध में दिए गए कथन में से आपका कौन सा कथन है वो सही है? वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है दिए गए ऑप्शन के अनुसार, और वह राज्य लोक सेवा उनका भी हेड होता है, और राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। ये नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका 3 नहीं है, 1 और 2 है। तो कहा जा रहा है सचिव के संबंध में, तो वो मुख्यमंत्री का जो है वो प्रमुख सलाहकार होता है, तो सचिवालय का हेड होता है, राज्यपाल का नहीं होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 और 2 है वो सही है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो यहां पर अधिकारी के संबंध में दिया गया प्रश्न है, राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? कार्यकारी अधिकारी की बात करें तो ये मुख्य सचिव होता है। कार्यकारी अधिकारी मुख्य सचिव होता है। प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल सचिव, तो दिए गए ऑप्शन में प्रमुख ये होता है मुख्य सचिव। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 431, निम्नलिखित में से राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे? वर्तमान में सुधांशु पंत है, इनसे पहले जो है उषा शर्मा, और सबसे प्रथम थे तो के राधाकृष्णन है, वो राजस्थान के पहले चीफ सेक्रेटरी थे, पहले चीफ सेक्रेटरी थे। ओके, पेपर 200 नंबर का होगा बेटा, 120 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के लिए 1.66 मार्क्स है, नेगेटिव है तो वो फिर 0.5 है, समझा करो, 0.55। राजस्थान के में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं। राज्य सचिवालय के जो विभाग है ना उनको क्या कहते हैं बताओ? राज्य सचिवालय के विभाग को क्या कहते हैं? ये कहलाते हैं आपके कार्यकारी विभाग, प्रशासनिक विभाग, प्रभाग या निदेशालय। तो ये आपके कहलाएंगे प्रशासनिक विभाग। तो सचिवालय में के जो विभाग है वो आपके प्रशासनिक विभाग है, सचिवालय के विभाग है वो प्रशासनिक विभाग है। अगला बताओ, मुख्य सचिव की सेवा अवधि किसके ऊपर निर्भर करती है? दिए गए में राज्यपाल के साथ संबंधों पर, मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर, विधानसभा अध्यक्ष के साथ संबंधों पर। ये किसका जो है सलाहकार होता है मैन? तो अपने मुख्यमंत्री का होता है, तो उनके साथ संबंधों पर होगा ये आपका, हाँ याद रखिएगा, मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर। अगला देखो, कौन से सालों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया गया था और वापस से संभागीय व्यवस्था को स्टार्ट किया था? राजस्थान में एक बार संभागीय व्यवस्था खत्म की गई, फिर वापस से इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये आपके 1962 के अंदर है वो आपका समाप्त कर दी गई थी, और 1987 के अंदर इसको वापस से लाया गया था। ठीक है, 1987 में इसको वापस लाया गया था। 62 और 87, 62 और 87, 62 और 87। अभी तो लास्ट में गणित कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन जोरदार। निम्न में से किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? जिले का सेंसस ऑफिसर डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिला कलेक्टर होता है। 435 का आंसर आपके जिला कलेक्टर है। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण कहां स्थित है? सिविल सेवा प्राधिकरण आपके जयपुर जिले में स्थित है, राजधानी जयपुर में सिविल सेवा प्राधिकरण।
पहली बार राजस्व दिवस है वो कब मनाया गया? वैसे राजस्व मंडल की हम बात कर लेते हैं तो ये अजमेर के अंदर है। अजमेर के अंदर क्या है? राजस्व मंडल है। और राजस्व दिवस है वो पहली बार कब मनाया गया था? ये बहुत प्यारा प्रश्न पूछा गया है। ये 15 अक्टूबर 2020 को पहली बार आपका दिवस मनाया गया। आगे देखो, कौन सा एक कथन है वो खोटा है? कौन सा एक कथन खोटा है? 438 क्वेश्चन नंबर 438 दिए गए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का उल्लेख किया गया। जिला प्रशासन सिलेबस में है था रे, एक प्रश्न आएगा। है, सही है। जिले में जिला कलेक्टर है वो मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का काम करता है, सही है। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया था। संसदीय चुनाव में जिला कलेक्टर है वो जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 438, ये ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिले का, ये गलत है। बाकी वॉरेन हेस्टिंग्स सही है, प्रोटोकॉल अधिकारी का, जिले कलेक्टर का मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है जिले में। और 233 में जिला शब्द। राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम मुख्य उच्च अधिकारी होता है। राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी होता है। कलेक्टर का पहला उच्च अधिकारी कौन होगा? कलेक्टर के बाद में, कलेक्टर के जस्ट ऊपर कौन होता है, ये पूछ रहा है। तो कलेक्टर के जस्ट बाद में, जिले के बाद में जिलों से बनता है संभाग, जिलों से बनता है संभाग। तो संभाग से यहां पर हो गया कौन? संभागीय आयुक्त। 5 जिले 7 जिले, उनका एक जो आईएएस अधिकारी वो होता है। उन सबके ऊपर फिर वो सचिव होता है ना, पूरे राज्य के अंदर। तो फिर तो ये संभागीय आयुक्त हो गया, ठीक है। संभागीय आयुक्त पूरे संभाग को संभालता है, कलेक्टर एक जिले को संभालता है। अब उनके नीचे फिर एसडीएम है और भी हो जाते हैं, वो सारे, वो एक चेन बन जाती है। जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां कौन सी है? दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां कौन सी है? दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां है वो आपके कानून और व्यवस्था बनाए रखता है। दंडनायक के रूप में पुलिस पर नियंत्रण रखना भी उसके अधिकार क्षेत्र में है। विदेशियों के बिल्कुल कलेक्टर है तो एसपी भी उसके आदेश को मानता है, लेकिन मतलब सलाह वगैरह वो सब चलता है, लेकिन कमिश्नरेट में वो थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है। विदेशियों के पार पत्रों की जांच भी करता है। भू राजस्व एकत्र करना ये नहीं है, दंडनायक के रूप में पूछा है तो 1, 2 और 3 है। अधोलिखित में कौन सा काम है वो जिला कलेक्टर का नहीं है? राजस्व का एकत्रीकरण इनका काम नहीं है। कानून व्यवस्था, आयकर एकत्रीकरण, जो दिए गए ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 41, राजस्व एकत्रीकरण, आयकर एकत्रीकरण, दोनों ऑप्शन दिए गए, लेकिन आयकर इनकम टैक्स क्या इनके हाथ में आएगा क्या? इनकम टैक्स एकत्रीकरण नहीं आएगा। ये तो इनडायरेक्टली कह सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 441 के अंदर इनडायरेक्टली कह सकते हो। हालांकि मूल रूप से जब ये पद था तो इसी उद्देश्य से बनाया गया था। तो कानून व्यवस्था, भू दस्तावेज, राजस्व वगैरह। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा? ये बहुत प्यारा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। संस्थागत करिश्मा जिला कलेक्टर पद को किसने कहा है? ये कहा है आपकी रजनी कोठारी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट, सी ऑप्शन इसके अंदर। रजनी कोठारी ने जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा, ये पूछा गया है प्रश्न, बार बार पूछा गया। ओके, लाइब्रेरी में सारी बच्चे मेरी क्लास देखें, घड़ी की बात है। आज लाइब्रेरी नेट को धुआं निकाल दो थे लोग, सब मिल रहा है। आज फटाफट, आज रात बड़ी खतरनाक होने वाली है। कल सुबह तो मैं फिर से आऊंगा जोश के साथ में। शरीर की सीमा से बाहर जाके पढ़ा रहा हूं, 2 दिन थोड़ा सा बाद में आराम कर लेंगे। मार पड़ेगी तो पड़ेगी, देखा जाएगा। सरकार की आंख, कान और बाह की भांति जिले में कौन काम करता है? सरकार की आंख, कान और बाह की भांति कलेक्टर काम करता है। तो ये जिलाधीश या जिला कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ही पद होता है। 443 के अंदर आपका जिलाधीश होता है। जिलाधीश के बारे में कह रहे हैं, जिला स्तरीय जो प्रशासन है उसका जो हेड है वो यही होता है, जिला कलेक्टर होता है। और जिला आपदा प्रबंधन, देखो आपदा प्रबंधन आपके सिलेबस में है ना, जिला, ये प्रश्न एक बार पूछा गया था और वापस से पूछेंगे तुम्हारे 6 पारियों में से संभावित है। जिला आपदा प्रबंधन, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का हेड वो भी कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यानी कि कलेक्टर है, ठीक है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डीडीएमए। क्या बोलेंगे इसको? डीडीएमए बोलेंगे। और स्टेट लेवल पे होता है तो मुख्यमंत्री जी होते हैं, और सेंट्रल लेवल पे होगा तो उसके हेड प्रधानमंत्री होंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, सबसे बड़ा होता है एनडी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका पीएम होता है। और फिर आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसका सीएम हेड होता है। और जिला है डीडीएम है तो उसका कलेक्टर हेड होता है। आपदा प्रबंधन आपके सिलेबस में है, इससे ज्यादा कठिन प्रश्न आज तक पूछा नहीं गया, कौन इसका हेड है, बस इतना ही पूछा जाता है, ठीक है ना। हाँ, आगे कर लो बात। प्रशासनिक दृष्टि से जिलों को किसमें बांटा है? बताओ भाई। किसमें बांटा है बताइए। थोड़ा माइक चार्ज कर लेते हैं, नहीं तो फिर एकदम से माइक डिस्चार्ज होता दिक्कत हो जाए। थारो स्टूडियो बेटा, थालोगर स्टूडियो, थालोगन बताना भी जरूरी है, कहीं कर दूं मैं। अब देखो इधर, तो प्रशासनिक दृष्टि से जिला को किसमें आता है? उपखंड है, तहसील है, संभाग है। तो संभाग जिले को तो उसमें जो बांट नहीं सकते। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 है, इसके अंदर उपखंड हो गए, विभिन्न उपखंड है, उपखंड से छोटे तहसील होते हैं, और फिर ये संभाग तो बड़ा है, ठीक है, जिलों से मिलकर बनता है। पटवारियों का निम्न में से कौन सा उत्तरदायित्व नहीं है? पटवारियों के उत्तरदायित्व, अब ये पूरे रिपोर्ट करते हैं आगे से आगे, पटवारी, फिर आगे नायब तहसीलदार, तहसीलदार, ये सब एसडीओ वगैरह सब डीएम को रिपोर्ट करते हैं। आगे देखो, तो पटवारियों का निम्न में से कौन सा उत्तरदायित्व नहीं है? तहसीलों में उपस्थिति, तहसीलदार पर नियंत्रण करना, ग्राम सेवक पर नियंत्रण। अच्छा, उत्तरदायित्व कौन सा नहीं है पूछा है, क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तहसीलदार खुद इन पे नियंत्रण रखते हैं, ठीक है, उपस्थिति जरूरी है। ग्राम सेवक पर नियंत्रण, देखो ग्राम सेवक पर इनडायरेक्टली नियंत्रण है। अब आप कहोगे सर पटवारी बने ग्राम सेवक बने, तो
पटवारी पर अब काफी, ये 19 है तो वो 21 है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। ग्राम सेवक पर भी नियंत्रण और अपने अधिकार क्षेत्र की अकाल रिपोर्ट भेजना वगैरह सब शामिल है। नायब तहसीलदार के बारे में पद है कि नायब तहसीलदार किसके निर्देशन में, जो भी नया आरटीएस लगता है राजस्थान तहसीलदार सेवा, तो उसमें वो तहसीलदार के निर्देशन में रहकर काम करते हैं। पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, पटवारी नियुक्ति है वो आपके किसके द्वारा की जाती है, 48 का आंसर राजस्व मंडल के द्वारा। अलग अलग ये अब राजस्व मंडल अजमेर में है और राजस्व मंडल के द्वारा इसका जो है पटवारियों की नियुक्ति की जाती है। अगला देखो, उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन के लिए प्रत्येक उपखंड को, उपखंड स्तर से नीचे प्रत्येक उपखंड को किसने किसमें बांटा, उपखंड, जिला उपखंड, फिर आपके तहसीलों में बांटा गया। 449 के अंदर क्या हो गया, तहसील हो गया। अगला देखो, खरीफ और रबी गिरदावरी के दौरान स्थल जो है आपके निरीक्षण करना, सत्यापित करके रिपोर्ट करना किसका दायित्व है, खरीफ और रबी की फसल के समय में किसका दायित्व है, पटवारी के दायित्व है। किसके है, पटवारी के दायित्व है, पटवारी के दायित्व है। चलो जी, ये पॉलिटी कंप्लीट होती है। प्यारे दोस्तों, पॉलिटी कंप्लीट होती है।